to do it by me. ये गलत है. Why? Vijay decided to stay. इसका लॉजिकल मतलब अलग क्या अलग है? हेल्पिंग वर्ब्स एक ही मेन वर्ब को यूज कर रहे हो रूल तो 27 जिसको मैं फिक्स्ड जोड़ी रूल बोलता हूँ, इसको बस रट्टा जैसे मार लो. बेस्ट या टॉलेस्ट यूज नहीं करते. रूल सिंपल है. ग्रेटर देन दिल्ली. यहाँ गलती क्या है? सोचो, हम बॉम्बे की पॉपुलेशन. नमस्कार स्टूडेंट्स और वेलकम है आप सबका हमारी इस ब्रांड न्यू सीरीज में. हम शुरू कर रहे हैं 100 गोल्डन रूल्स ऑफ इंग्लिश, एक ऐसी सीरीज जो आपके एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल या कोई भी एग्जाम हो उसके लिए बिल्कुल एक रामबाण साबित होगी. आज हम इंग्लिश ग्रामर की बिल्कुल फाउंडेशन, उसकी नींव यानी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के पहले 10 गोल्डन रूल्स को मास्टर करने वाले हैं. ये वो टॉपिक है जहां से सबसे ज्यादा एरर स्पॉटिंग के क्वेश्चंस बनते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं. अच्छा, एक कॉमन प्रॉब्लम जो आई थिंक हर स्टूडेंट फेस करता है. इंग्लिश सेक्शन में छोटी छोटी सी ग्रामर मिस्टेक्स की वजह से मार्क्स चले जाते हैं. होता है ना आपके साथ भी? आपको लगता है कि यार मैंने तो सब सही किया था पर रिजल्ट में नंबर कम हो जाते हैं. अगर इसका जवाब हाँ है तो फिक्र मत कीजिए, ये सीरीज आपकी इसी प्रॉब्लम का एक परमानेंट सोल्यूशन बनने वाली है. तो आज का हमारा गेम प्लान क्या है? देखिए, हम शुरू करेंगे एंड के रूल से, फिर और नॉर का पजल सॉल्व करेंगे, उसके बाद कुछ ट्रिकी सब्जेक्ट्स को डिकोड करेंगे और आखिर में एडवांस्ड कनेक्टर्स को भी मास्टर कर लेंगे. और ऑफ कोर्स एंड में एक सुपर फास्ट गोल्डन रिकैप भी है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, लेट्स डाइव राइट इन. हमारा पहला सेक्शन है द एंड रूल्स. अब देखो, आमतौर पर एंड का मतलब क्या होता है? जोड़ना, चीजों को ऐड करना. और जब हम चीजें ऐड करते हैं तो वो प्लूरल बन जाती है, राइट? 1 + 1 = 2. लेकिन इंग्लिश ग्रामर में ना हमेशा ऐसा नहीं होता. यहाँ कुछ ट्विस्ट्स है, कुछ एक्सेप्शंस है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं. अब जरा स्क्रीन पर ध्यान से देखिए. रूल 1 तो बहुत ही सिंपल है. जब दो अलग अलग सब्जेक्ट्स जैसे यहाँ हरी और राम हैं एंड से जुड़ते हैं तो वो मिलकर प्लूरल हो जाते हैं. तो वर्ब भी प्लूरल आएगा, आर. हरी एंड राम आर हियर. सिंपल है ना? लेकिन अब रूल 2 को देखिए. यहाँ लिखा है द सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल आर कमिंग, और ये गलत है. करेक्ट वर्जन है द सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल इज कमिंग. अब आपके दिमाग में आएगा, वेट, यहाँ भी तो दो लोग हैं, सेक्रेटरी और प्रिंसिपल तो आर आना चाहिए ना. लेकिन सोचिए, क्या यहाँ सच में दो अलग लोग हैं? तो इसका सीक्रेट क्या है? देखिए, सारा खेल आर्टिकल द की पोजीशन का है. स्क्रीन पर देखिए, द सिर्फ पहले टाइटल यानी सेक्रेटरी के आगे लगा है. इसका मतलब है कि इंसान एक ही है, बस उसके पास पोस्ट्स यानी डेजिग्नेशंस दो हैं. जो इंसान सेक्रेटरी है वही प्रिंसिपल भी है. और यही एसएससी का सबसे फेवरेट ट्रैप है. एग्जाम टिप याद रखिए, जैसे ही आपको द नाउन एंड द नाउन दिखे यानी द 2 बार, तो समझ जाइए दो अलग लोग हैं और वर्ब प्लूरल होगा, आर. इस रूल को तो स्टार मार्क कर लीजिए. चलिए आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 3 पर. ये रूल है ईच और एवरी का. पता है, ये दोनों वर्ड्स थोड़े जादुई हैं. जैसे ही ये किसी सेंटेंस में आते हैं ना, ये पूरे ग्रुप को एक साथ नहीं देखते, ये हर इंसान को इंडिविजुअली देखते हैं, एक एक करके. सोच के देखिए, एक टीचर क्लास में ईच स्टूडेंट को कैंडी दे रही है तो वो पूरी क्लास को एक साथ टॉफी नहीं दे रही, बल्कि एक एक स्टूडेंट को दे रही है. इसलिए वर्ब हमेशा सिंगुलर ही होगा. इस एग्जाम्पल से ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. देखिए, एवरी बॉय एंड गर्ल वर रेडी. ये एक बहुत कॉमन मिस्टेक है. करेक्ट सेंटेंस है एवरी बॉय एंड गर्ल वॉज रेडी. भले ही यहाँ एक बॉय एंड एक गर्ल है, एवरी वर्ड हमें फोर्स करता है कि हम उन्हें इंडिविजुअली देखें. वॉज एवरी सिंगल बॉय रेडी? यस. वॉज एवरी सिंगल गर्ल रेडी? यस. हर एक तैयार था या थी. फोकस इंडिविजुअल पर है, इसलिए वर्ब सिंगुलर आएगा यानी वॉज. ठीक है, अब तक हमने चीजों को जोड़ने की यानी एंड की बात की. अब हम बात करेंगे चुनने की यानी और की. हमारा सेक्शन 2 है द और/नॉर पजल. जब सब्जेक्ट्स के बीच में चॉइस आ जाती है तो वर्ब का क्या होता है? चलिए पता लगाते हैं. तो शुरुआत करते हैं रूल 4 से. जब दो या दो से ज्यादा सिंगुलर सब्जेक्ट्स और, नॉर, ईदर और या नीदर नॉर से जुड़ते हैं तो वर्ब सिंगुलर ही रहता है. इसका लॉजिक बहुत सिंपल है. एक्शन एक बार में एक ही इंसान कर रहा है. हम दोनों को नहीं बल्कि दोनों में से किसी एक को चुन रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, ईदर रवि और कबीर इज कमिंग टू द पार्टी. इसका मतलब क्या हुआ? या तो रवि आ रहा है या कबीर आ रहा है, दोनों एक साथ नहीं, इसीलिए वर्ब इज है. लेकिन असली मजा तो तब आता है जब सब्जेक्ट्स अलग अलग होते हैं, एक सिंगुलर हो और एक प्लूरल, या फिर एक फर्स्ट पर्सन एक थर्ड पर्सन.
ऐसे में क्या करें? इसके लिए एक ही रामबाण रूल है, द नियरेस्ट सब्जेक्ट रूल। इसका मंत्रा है, जो पास वो ही बॉस। वर्ब हमेशा अपने सबसे नज़दीक वाले सब्जेक्ट को फॉलो करता है। पहले एग्जाम्पल में देखो, असिस्टेंट मास्टर्स प्लूरल है और वर्ब के बिल्कुल पास है, इसलिए वर्ब व आया। दूसरे एग्जाम्पल में आई वर्ब के सबसे पास है, इसलिए वर्ब एम आया। सिंपल। तो आसान भाषा में प्रॉक्सिमिटी इज द की। वर्ब हमेशा अपने सबसे पास वाले सब्जेक्ट की टीम में रहता है। और एग्जाम के लिए 2 प्रो टिप्स याद रखिए। रूल 5 के लिए अच्छी इंग्लिश राइटिंग में हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट को वर्ब के पास रखा जाता है, जैसे नीदर द मास्टर्स वर। और रूल 6 के लिए बस इतना याद रखिए, ही के साथ इज, यू के साथ आर, आई के साथ एम। वर्ब के पास जो भी पर्सन होगा, वर्ब उसके अकॉर्डिंग ही बदल जाएगा। रिमेंबर, जो पास वही बॉस। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। सेक्शन 3 ट्रिकी सब्जेक्ट्स, और इसका सबटाइटल बिल्कुल परफेक्ट है, जो दिखता है वो होता नहीं। इंग्लिश में कुछ सब्जेक्ट्स बड़े धोखेबाज होते हैं। दिखने में प्लूरल लगेंगे पर होते सिंगुलर हैं, या फिर एक ही वर्ड कभी सिंगुलर कभी प्लूरल बन जाता है। और एसएससी को इन्हीं ट्रिकी सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछने में बड़ा मजा आता है। लेट्स डिकोड देम। ओके, लेट्स टॉक अबाउट रूल 7, कलेक्टिव नाउन्स। फैमिली वर्ड सोचिए। जब हम कहते हैं माई फैमिली इज गोइंग ऑन वेकेशन, तो उसका मतलब है पूरा परिवार एक साथ एक यूनिट की तरह जा रहा है। लेकिन जब हम कहते हैं माई फैमिली आर ऑल डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स, तब हम फैमिली के अलग अलग मेंबर्स की बात कर रहे हैं। बस यही लॉजिक यहाँ लगता है। स्लाइड पे देखिए, द काउंसिल हैज़ यानी काउंसिल ने एक टीम की तरह एक साथ डिसीजन लिया, और दूसरी तरफ द मिलिट्री वर यानी मिलिट्री के अलग अलग सोल्जर्स को अलग अलग जगह पर भेजा गया। तो एग्जाम में इसको सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? सेंटेंस पढ़कर खुद से बस एक सिंपल सा सवाल पूछो, क्या ग्रुप एक टीम की तरह काम कर रहा है? अगर जवाब हाँ है तो सिंगुलर वर्ब यूज करो, और अगर ग्रुप के मेंबर्स अलग अलग काम कर रहे हैं तो प्लूरल वर्ब यूज करो। एसएससी के क्वेश्चन में इसका क्लू हमेशा छिपा होता है, बस आपको ध्यान से देखना है। अब आते हैं एक और ट्रिकी रूल पर। रूल नंबर 8, लुक्स प्लूरल एक्ट सिंगुलर। इंग्लिश में कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनके एंड में एस लगा होता है, जिससे वो प्लूरल दिखते हैं, लेकिन एक्चुअली उनका मीनिंग सिंगुलर होता है, और वो अपने साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब ही लेते हैं। जैसे सब्जेक्ट्स के नाम मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, या फिर कुछ और वर्ड्स जैसे न्यूज़, पॉलिटिक्स, इनिंग्स। ये सब के सब सिंगुलर हैं। और ये सवाल आई नो हर स्टूडेंट के मन में आता है, लेकिन सर मैथमेटिक्स के एंड में एस है तो एस क्यों? आर आना चाहिए ना। आपको लगता है कि एस है तो प्लूरल होगा तो आर आएगा, लेकिन आराम से सोचिए, इसका रीजन बहुत ही सिंपल और लॉजिकल है। इसका रीजन बहुत सिंपल है। देखिए, मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट का नाम है, वन सब्जेक्ट। उसके नाम में ही एस है, पर वो सब्जेक्ट्स का ग्रुप नहीं है, इसलिए मैथमेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ स्टडी बिल्कुल सही है। ठीक वैसे ही जैसे हम कहते हैं द न्यूज़ इज गुड, कभी ये नहीं कहते कि द न्यूज़ आर गुड। सिंपल। चलिए अब हम आते हैं आज के फाइनल और सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन पर। सेक्शन 4, एडवांस्ड कनेक्टर्स। यहाँ हम सीखेंगे कि एक लंबे सेंटेंस के असली हीरो यानी उसके रियल सब्जेक्ट को कैसे पहचानें और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को कैसे इग्नोर करें। ये है रूल नंबर 9, द विथ और एज वेल एज रूल। जब कोई सब्जेक्ट कुछ वर्ड्स या फ्रेजेस जैसे विथ, टुगेदर विद, अलोंग विद या एज वेल एज से जुड़ा हो, तो ये वर्ड्स वर्ब के नंबर को अफेक्ट नहीं करते। वर्ब हमेशा पहले वाले यानी मेन सब्जेक्ट के हिसाब से ही लगेगा। ये फ्रेजेस सिर्फ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं। आप इन्हें मनी मैन सेंटेंस से निकाल भी सकते हैं, तब भी सेंटेंस का मीनिंग क्लियर रहेगा। इस एग्जाम्पल से ये रूल बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। द चीफ विद ऑल हिज मेन वर मैसेकर्ड, ये गलत है। करेक्ट वर्जन है वॉज मैसेकर्ड। अब खुद से एक सवाल पूछिए, इस सेंटेंस का हीरो कौन है? मेन सब्जेक्ट कौन है? द चीफ। विद ऑल हिज मेन तो बस एक एक्स्ट्रा डिटेल है। तो आसान मंत्र क्या है? असली सब्जेक्ट को पकड़ो और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को इग्नोर करो। वर्ब हमेशा असली सब्जेक्ट के साथ ही अग्री करेगा। और अब हम आ गए हैं आज के आखिरी रूल पर। रूल 10, द रिलेटिव प्रोनाउन रूल। देखिए, रिलेटिव प्रोनाउंस जैसे हु, विच, दैट हमेशा अपने से ठीक पहले आए हुए वर्ड के बारे में बात करते हैं। इस पहले आए हुए वर्ड को ही इंग्लिश में एंटीसीडेंट कहते हैं। सिंपल शब्दों में जिसके बारे में बात हो रही है।
और रूल ये है कि वर्ब हमेशा इसी एंटीसीडेंट के हिसाब से ही लगेगा। चलिए इस एग्जाम्पल को ब्रेक डाउन करते हैं। आई हु इज योर फ्रेंड ये गलत है। सही है आई हु एम योर फ्रेंड। अब ऐसा क्यों? यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन हु किसको रेफर कर रहा है? वो आई को रेफर कर रहा है। तो बस आपको ये देखना है कि हु किसके लिए यूज हुआ है। यहाँ हु का मतलब आई है और हम जानते हैं कि आई के साथ एम लगता है, इसलिए सही वर्ब एम होगा। एंटीसीडेंट को पकड़ो और आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा। राइट, तो चलिए इन 10 रूल्स को 6 मास्टर की से फटाफट लॉक कर लेते हैं। ध्यान से सुनिए। पहला, एंड 2 लोगों को जोड़ें तो प्लूरल, लेकिन द अगर एक बार हो तो सिंगुलर। दूसरा, ईच या एवरी दिखे तो आंख बंद करके सिंगुलर वर्ब। तीसरा, और या नॉर के केस में याद है ना, जो पास वही बॉस, वर्ब अपने पास वाले सब्जेक्ट के साथ जाएगा। चौथा, कलेक्टिव नाउन में यूनिटी है तो इज, डिविजन है तो आर। पांचवा, विथ जैसे एक्स्ट्रा वर्ड्स को इग्नोर करो, मेन सब्जेक्ट पे फोकस करो। और आखिरी, हु या दैट के केस में उसके पहले वाले वर्ड को देखो। परफेक्ट। तो ये थे सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के पहले 10 गोल्डन रूल्स। आई रियली होप कि ये सब अब आपके लिए बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। अब आपके लिए एक सवाल है, इन 10 रूल्स में से आपको सबसे ज्यादा कंफ्यूज कौन सा रूल करता था? द कलेक्टिव नाउन वाला रूल या फिर द सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल वाला? मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। हम बहुत जल्द लौटेंगे इस सीरीज के पार्ट 2 के साथ, जिसमें हम रूल्स 11 से 20 कवर करेंगे। तब तक इन रूल्स को प्रैक्टिस करते रहिए। सी यू इन द नेक्स्ट वन। हेलो एवरीवन, और चलिए शुरू करते हैं हमारी 100 गोल्डन रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर सीरीज की नेक्स्ट क्लास। आज हम कवर करने वाले हैं रूल्स 11 से लेकर 20 तक, और आज का टॉपिक इन्फिनिटिव्स एंड पार्टिसिपल्स। एसएससी एग्जाम्स का आप कह सकते हैं वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टॉपिक्स है। तो पूरे फोकस के साथ लेट्स बिगिन टुडेज क्लास। अच्छा, सबसे कॉमन प्रॉब्लम, सबसे बड़ा कंफ्यूजन जहां स्टूडेंट्स के मार्क्स जाते हैं, वो इसी सवाल में है। सर, वर्ब के साथ टू लगाना कब है और कब नहीं? कहीं हम कहते हैं ही वॉन्ट्स टू गो और कहीं हम कहते हैं ही मेड मी गो। ये टू का पूरा फंडा क्या है? ट्रस्ट मी, आज की इस क्लास के बाद ये कंफ्यूजन आपके लिए हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। ऑलराइट, तो ये है हमारा आज का रोड मैप। इन 10 रूल्स को हम रट्टा नहीं मारेंगे, बिल्कुल नहीं। हम इन्हें 3 लॉजिकल ग्रुप्स में समझकर याद करेंगे। सबसे पहले ग्रुप 1 में हम देखेंगे कि टू लगाना कब कंपलसरी है। फिर ग्रुप 2 में हम उन स्पेशल वर्ब से मिलेंगे जिनके साथ टू लगाना समझनो मना है। और आखिर में ग्रुप 3 में हम पार्टिसिपल्स के सबसे ट्रिकी रूल्स को डिकोड करेंगे। दिस स्ट्रक्चर विल रियली हेल्प यू रिमेंबर दीज रूल्स फॉरएवर। तो हमारा अप्रोच बिल्कुल क्लियर है। हम रूल्स को सिर्फ लिस्ट नहीं करेंगे, वी विल अंडरस्टैंड देम, वी विल अंडरस्टैंड द व्हाई एंड हाउ बिहाइंड देम। ये फ्रेमवर्क आपके माइंड में एक क्लियर मैप क्रिएट कर देगा ताकि एग्जाम में क्वेश्चन देखते ही आपको एरर समझ आ जाए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद अ वेरी फर्स्ट ग्रुप। ओके, सो वेलकम टू ग्रुप 1। इस ग्रुप के अंदर हम उन सारे वर्ब्स और सिचुएशंस को डिस्कस करेंगे जहां वर्ब से पहले टू लगाना, यानी टू इन्फिनिटिव, जो कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है, यूज करना एब्सोल्यूटली कंपल्सरी है। यहां पर कोई इफ या बट नहीं है, ये रूल फॉलो करना ही करना है। तो ये है हमारा रूल नंबर 11। देखो, ये रूल हमें बताता है कि कुछ ऐसे स्पेशल वर्ब्स हैं जिनका एक्टिव वॉइस में एक फिक्स्ड स्ट्रक्चर होता है। इस स्ट्रक्चर को ना अपने दिमाग में लॉक कर लीजिए। पहले आएगा वर्ब, फिर उसके ठीक बाद आएगा एक ऑब्जेक्ट, और फिर आएगा टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ऐसा क्यों? क्योंकि ये वर्ब्स एक्शन को किसी पर ट्रांसफर करते हैं। अगर आप एडवाइस करोगे तो किसी को करोगे ना, इसलिए ऑब्जेक्ट का होना बहुत जरूरी है। और ये हैं वो ट्रिगर वर्ड्स। इन्हें आराम से देखिए। आस्क, एडवाइज, अलाउ, कमांड, फोर्स, ये सारे वर्ब्स एसएससी के क्वेश्चंस में बार बार अगेन एंड अगेन रिपीट होते हैं। जैसे ही आपको सेंटेंस में इनमें से कोई भी वर्ब दिखे ना, आपके दिमाग में एक अलार्म बजना चाहिए। स्ट्रक्चर चेक करो, क्या वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू इन्फिनिटिव का पैटर्न फॉलो हो रहा है? चलिए अब इसको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से देखते हैं। इनकरेक्ट सेंटेंस है ही एडवाइज टू डू इट बाय मी। ये गलत है। वाई? सोचो, क्योंकि एडवाइस के बाद डायरेक्ट टू डू आ गया। अरे भाई, एडवाइस किसको किया? वेयर इज द ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट इज मिसिंग। करेक्ट स्ट्रक्चर क्या है? ही एडवाइज्ड मी टू डू इट। अब देखा आपने, पहले वर्ब एडवाइज्ड, फिर ऑब्जेक्ट मी, और उसके बाद इन्फिनिटिव टू डू। दैट्स द करेक्ट पैटर्न। बट वेट अ मिनट, हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो एक्सेप्शंस तो होंगे ही, राइट?
हमने एक्टिव वॉइस का रूल तो अच्छे से सीख लिया, पर जब यही सेंटेंस पैसिव वॉइस में लिखा जाता है तो गेम थोड़ा सा बदल जाता है और एग्जामिनर यहीं पर आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करता है। लेट्स सी हाउ। ओके, अब यहाँ देखिए, सेंटेंस है शी वॉज परमिटेड टू गो विथ हिम। यहाँ वॉज परमिटेड एक पैसिव वर्ब फॉर्म है। अब आप पूछेंगे सर यहाँ ऑब्जेक्ट कहाँ गया? वेल, पैसिव वॉइस में क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है वही तो सेंटेंस का हीरो यानी सब्जेक्ट बन जाता है। यहाँ शी ही वो ऑब्जेक्ट है, इसलिए पैसिव वॉइस में इन वर्ब्स के ठीक बाद डायरेक्ट टू प्लस इन्फिनिटिव लग जाता है। इस पॉइंट को जरूर नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले रूल पर, रूल नंबर 12। ये रूल एक बहुत ही कॉमन और स्पेसिफिक वर्ब के बारे में है, द वर्ब नो। हम इसे डेली यूज करते हैं, लेकिन ग्रामर में जब इसके बाद कोई एक्शन बताना हो तो इसको यूज करने का एक स्पेशल तरीका है। यहाँ देखिए, अगर आप कहते हैं आई नो टू राइट अ लेटर तो ये सुनने में शायद ठीक लगे, पर ग्रामेटिकली ये गलत है। द करेक्ट वे इज आई नो हाउ टू राइट अ लेटर। रूल ये है कि नो के बाद हम डायरेक्ट इन्फिनिटिव नहीं यूज करते, हम बताते हैं कैसे, कहाँ या कब वो एक्शन करना है। सो नो के बाद हाउ, वेयर, व्हेन, व्हाई जैसे क्वेश्चन वर्ड्स आते हैं और फिर टू प्लस इन्फिनिटिव, जैसे आई नो वेयर टू गो, ही नोज व्हेन टू स्टार्ट। दिस स्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, अब हम आ गए हैं अपने सबसे इंटरेस्टिंग ग्रुप पर, ग्रुप नंबर 2, द बेयर इन्फिनिटिव स्क्वाड। यहाँ हम उन वर्ब्स और सिचुएशंस की बात करेंगे जहाँ वर्ब से पहले टू लगाना बिल्कुल गलत है। इट्स अ ग्रामेटिकल सिन। एग्जाम में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, सो प्लीज पे क्लोज अटेंशन। इस ग्रुप में हम 5 मास्टर रूल्स को कवर करेंगे। पहला, कुछ वर्ब्स जैसे मेक, लेट, सी। दूसरा, ऑल द मॉडल वर्ब्स जैसे कैन और शुड। तीसरा, कुछ स्पेशल फ्रेजेस जैसे हैड बेटर। चौथा, कंजंक्शन थैन के बाद क्या करना है। और पांचवा, बट का एक बहुत ही स्पेशल केस। चलिए वन बाय वन इन सबको डिकोड करते हैं। ओके, सो फर्स्ट अप इज रूल 13। ये रूल है वर्ब्स ऑफ परसेप्शन के बारे में। परसेप्शन का मतलब ऐसे वर्ब्स जिससे हम कुछ होते हुए डायरेक्टली देखते हैं, सुनते हैं या फील करते हैं। और कॉजेटिव वर्ब्स जैसे मेक, जिससे हम किसी और से कोई काम करवाते हैं। इनके साथ टू इसलिए नहीं लगता क्योंकि एक्शन बिल्कुल डायरेक्ट होता है, बीच में टू की कोई जरूरत नहीं है। हियर इज द लिस्ट। लेट, बिड, बिहोल्ड, वॉच, सी, फील, मेक। ये 7 वर्ड्स आपके माइंड में प्रिंट हो जाने चाहिए। इनके बाद जब भी कोई दूसरा वर्ब आएगा वो हमेशा अपनी ओरिजिनल बेस फॉर्म में आएगा, बिना टू के। इसे ही हम कहते हैं बेयर इन्फिनिटिव। लुक एट एग्जाम्पल, आई हर्ड हिम टू स्पीक। ये बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि आपने उसे बोलते हुए सुना। यू परसीव द एक्शन डायरेक्टली। आपने टू स्पीक को नहीं सुना, आपने उसके स्पीक करने के एक्शन को सुना। इसलिए द करेक्ट सेंटेंस इज आई हर्ड हिम स्पीक ऑन सेवरल सब्जेक्ट्स। और एग्जाम्पल सोचो, लेट मी गो, ही मेड मी अंडरस्टैंड, आई सॉ हिम रन। सब में बेयर इन्फिनिटिव। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, रूल नंबर 14, एंड दिस वन इज अ यूनिवर्सल गोल्डन रूल। ये है मॉडल ऑक्सिलरीज के बारे में, जैसे कि कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट। इन सब के बाद क्या आता है? जस्ट थिंक फॉर अ सेकेंड। सो द की पॉइंट इज मॉडल वर्ब्स के बाद हमेशा, एंड आई रिपीट, हमेशा वर्ब का बेस फॉर्म यानी बेयर इन्फिनिटिव आता है। ये एक नॉन नेगोशिएबल रूल है, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं। एग्जाम्पल देखिए, यू नीड नॉट टू वर्क हार्ड, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। यहाँ पर नीड नॉट एक मॉडल की तरह यूज हो रहा है, इसलिए करेक्ट होगा यू नीड नॉट वर्क हार्ड। सिंपल, ही कैन गो नॉट ही कैन डू गो, शी मस्ट स्टडी नॉट शी मस्ट टू स्टडी। ओके, नाउ फॉर रूल 15। इंग्लिश में कुछ फिक्स्ड फ्रेजेस होते हैं जिनके अपने रूल्स होते हैं। हैड बेटर, हैड रादर, हैड सूनर इन्हीं में से हैं। इनका मतलब होता है बेहतर होगा कि तुम ये करो। इट्स अ वे ऑफ गिविंग वेरी स्ट्रॉन्ग एडवाइस और अ सजेशन। एंड दिस एग्जाम्पल परफेक्टली इलस्ट्रेट्स द पॉइंट। ही हैड बेटर टू गो नाउ सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, बट इट इज 100% इनकरेक्ट। रूल ये है कि हैड बेटर, हैड रादर, वुड रादर जैसी फ्रेजेस के बाद हमेशा ऑलवेज बेयर इन्फिनिटिव आता है। सो द करेक्ट सेंटेंस इज ही हैड बेटर गो नाउ। बेहतर होगा कि वो अब चला जाए। Alright, now for rule number 16. ये है conjunction than के बारे में। हम than का यूज कब करते हैं? For comparison, यानी तुलना करने के लिए। जब हम दो actions की तुलना करते हैं, तो verb की form का क्या होता है? Let's find out. इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखिए।
ये रूल 15 से कनेक्टेड है। ही हैड बेटर रीड देन टू राइट। यहाँ रीड और राइट इन दो एक्शंस को कंपेयर किया जा रहा है। रूल 15 से हमने अभी सीखा कि हैड बेटर के बाद रीड बेयर इन्फिनिटिव आया। तो ग्रामर में एक रूल होता है पैरेललिज्म का, मतलब सेंटेंस बैलेंस्ड होना चाहिए। इसलिए थैन के बाद भी बेयर इन्फिनिटिव ही आएगा। टू राइट गलत है। द करेक्ट सेंटेंस इज ही हैड बेटर रीड देन राइट। और अब बारे इन्फिनेटिव स्क्वाड का आखिरी रूल, रूल 17। ये बट वर्ड के एक स्पेशल यूज के बारे में है। जब बट का मतलब एक्सेप्ट यानी के अलावा होता है और ये डू वर्ब के किसी भी फॉर्म डू, डज, डिड के बाद आता है, तब एक स्पेशल रूल अप्लाई होता है। Now what's really interesting here is this structure. He did nothing but to wonder. This is incorrect. The rule says जब भी आपको do, does, did plus nothing, anything plus but का structure दिखे, उसके बाद आने वाला verb हमेशा bare infinitive होगा. So the correct sentence is he did nothing but wonder. इसका मतलब है उसने घूमने के अलावा कुछ नहीं किया. Okay, team, we've now mastered infinitives, the two infinitives and the bare infinitives. अब हम अपने फाइनल ग्रुप की तरफ मूव करते हैं। ग्रुप 3, सॉल्विंग पार्टिसिपल पजल्स। ये टॉपिक थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, बट डोंट यू वरी। हम यहाँ वर्ब के उस फॉर्म की बात करेंगे जो सेंटेंस में वर्ब का नहीं बल्कि एक एडजेक्टिव का काम करता है। सबसे पहले लेट्स सिंप्लीफाई द कॉन्सेप्ट। व्हाट इज अ पार्टिसिपल? सिंपल भाषा में जब वर्ब का V3 फॉर्म जैसे ब्रोकन या VING फॉर्म जैसे रनिंग किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताने लगे, उसको हम पार्टिसिपल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ ब्रोकन चेयर, यहाँ ब्रोकन चेयर की क्वालिटी बता रहा है, या अ रनिंग हॉर्स, यहाँ रनिंग हॉर्स की क्वालिटी बता रहा है। इट्स अ वर्ब एक्टिंग एज एन एडजेक्टिव। Let's dive into the most important rule of participles, especially for SSC exams. Rule 18. इसे स्टामा कर लीजिए। ये रूल कहता है कि हर पार्टिसिपल का एक लॉजिकल सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस होना ही चाहिए। इसका मतलब ये है कि पार्टिसिपल जिस एक्शन को डिस्क्राइब कर रहा है, उस एक्शन को करने वाला यानी डूअर सेंटेंस में क्लियर होना चाहिए। इस क्लासिक एग्जाम्पल से इसको समझिए। इनकरेक्ट सेंटेंस है बीइंग अ रेनी डे विजय डिसाइडेड टू स्टे। इसका लॉजिकल मतलब क्या निकल रहा है कि विजय ही रेनी डे था, विच इज कंप्लीटली इलॉजिकल, राइट? यहाँ बीइंग अ रेनी डे का सब्जेक्ट विजय नहीं हो सकता, इसलिए हमें इस पार्टिसिपल के लिए एक अलग डमी सब्जेक्ट इट लगाना पड़ेगा। करेक्ट सेंटेंस है इट बीइंग अ रेनी डे विजय डिसाइडेड टू स्टे। दिस कॉमन एरर इज कॉल्ड अ डैंगलिंग पार्टिसिपल। Okay, now let's move on to rule 19, which is about the perfect participle. इसकी फॉर्म होती है having plus verb का थर्ड फॉर्म। हम इसे तब यूज करते हैं जब एक काम पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए और उसके बाद दूसरा काम शुरू हो। और इसमें एक बहुत ही कॉमन एरर है जो एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है। So, the crucial point here is having been killed. इसका मतलब ही होता है मारे जाने के बाद। इस फ्रेज में आफ्टर का सेंस ऑलरेडी इंक्लूडेड है, इसलिए इसके पहले अलग से आफ्टर लगाना एक रिडंडेंसी एरर है। ऐसे एक्स्ट्रा वर्ड्स को हम इंग्लिश में सुपरफ्लुअस कहते हैं। सो आफ्टर द लीडर हैविंग बीन किल्ड इज रॉन्ग। द करेक्ट फॉर्म इज द लीडर हैविंग बीन किल्ड, द फॉलोअर्स रैन अवे। नाउ इन रूल 18 हमने पढ़ा कि हर पार्टिसिपल को एक सब्जेक्ट चाहिए होता है, लेकिन रूल 20 हमें बताता है कि इस रूल के कुछ इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस हैं। कुछ पार्टिसिपल्स ऐसे हैं जो बिल्कुल इंडिपेंडेंट होते हैं, उन्हें किसी सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस की जरूरत नहीं होती एंड द सेंटेंस इज स्टिल ग्रामेटिकली करेक्ट। Here's the exclusive list: considering, judging, referring, concerning, regarding, viewing, broadly speaking. इस छोटी सी लिस्ट को आपको मेमोराइज करना है। जब सेंटेंस इन वर्ड से शुरू होता है तो ये पूरे आगे के क्लॉज को मॉडिफाई करते हैं और इन्हें अपने लिए कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट नहीं चाहिए होता है। And this example brilliantly illustrates the exception. यहाँ देखिए, considering the case, I took the decision. अब अगर हम रूल 18 ब्लाइंडली अप्लाई करें तो लगेगा कि I ही कंसिडर कर रहा था, लेकिन यहाँ कंसिडरिंग एक इंडिपेंडेंट फ्रेज की तरह काम कर रहा है। इसका मतलब है केस को देखते हुए या केस को ध्यान में रखते हुए। This sentence is absolutely correct and you'll see it often. Excellent work everyone! हमने 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स को 3 लॉजिकल ग्रुप्स में आसानी से समझ लिया है। चलिए अब एग्जाम में जाने से पहले एक क्विक फाइनल रिवीजन करते हैं, so that all these concepts are fresh in your mind. Okay, so this is your cheat sheet. Let's do a rapid fire. Group 1, to infinitive. Verbs जैसे advise, allow और no के साथ how, when, what's the action?
use 2 plus V1. Group 2, bare infinitive. Make, let, all modals, had better, than or but का special case. What's the action? Use only V1, the bare infinitive. No to. And group 3, participles. हमेशा subject of reference check करना है, having plus V3 के साथ after नहीं लगाना है और considering वाली exception list को याद रखना है. The best way to master these rules is through practice. अब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स उठाइए और इन रूल्स पर बेस्ड एरर स्पॉटिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू कीजिए. जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा. रिमेंबर, मास्टर द रूल्स एंड यू विल डेफिनेटली कॉन्कर द एग्जाम. हेलो स्टूडेंट्स, और स्वागत है आप सबका हमारी 100 गोल्डन रूल्स ऑफ इंग्लिश सीरीज की इस अगली क्लास में. आज हम आगे बढ़ रहे हैं और कवर करने वाले हैं रूल नंबर 21 से लेकर रूल नंबर 30 तक. और मैं आपको बता दूं, एसएससी एग्जाम्स के लिए ये 10 रूल्स इतने जरूरी है ना कि इनमें से कोई ना कोई कॉन्सेप्ट आपको एग्जाम पेपर में दिखेगा ही दिखेगा. तो बिल्कुल फोकस हो जाइए और चलिए इन रूल्स को हमेशा के लिए पक्का करते हैं. देखिए आज हम क्या क्या करने वाले हैं. पहले हम समझेंगे सब्जेक्ट और वर्ब की टीम के रूल्स. फिर हम हेल्पिंग वर्ब्स को मास्टर करेंगे जो अक्सर कंफ्यूज करते हैं. उसके बाद हम एसएससी के सबसे फेवरेट टॉपिक यानी टाइम, टेंस एंड कंडीशंस पर आएंगे. और आखिर में इन्फिनेटिव्स और जिरंड्स के रूल्स को आसान बनाएंगे. लास्ट में एक क्विक रिकैप भी होगा. तो चलिए पहले सेक्शन से शुरुआत करते हैं. तो सेक्शन 1, सब्जेक्ट एंड वर्ब टीम रूल्स. अब इनको टीम क्यों बोलते हैं? क्योंकि भाई ये एक टीम की तरह ही काम करते हैं. जैसा सब्जेक्ट होगा वर्ब को भी वैसा ही होना पड़ेगा. ये इंग्लिश ग्रामर की नींव है, इसका फाउंडेशन है. स्टूडेंट्स अक्सर जल्दबाजी में सब्जेक्ट को ठीक से नहीं देखते और वर्ब गलत लगा देते हैं. चलिए देखते हैं कैसे. ओके, तो आपके सामने है पहला चैलेंज. स्क्रीन पर जो सेंटेंस है उसे ध्यान से पढ़िए. 3 killed and 1 were injured. हो सकता है पढ़ने में ये ठीक ठाक लगे, लेकिन इसमें ग्रामर का एक बहुत कॉमन एरर है. जरा दिमाग पर जोर डालिए. क्या आप उसे पकड़ पाए? ये एग्जाम में बार बार आने वाला ट्रैप है. सोचो सोचो. तो पकड़ में आई गलती. यही है हमारा रूल नंबर 21. देखिए, यहाँ 2 अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं. पहला है 3 जो कि प्लूरल है यानी एक से ज्यादा. दूसरा है 1 जो कि सिंगुलर है. रूल बिल्कुल सिंपल है. अगर सब्जेक्ट्स अलग हैं तो उनके हेल्पिंग वर्ब्स भी अलग अलग होंगे. 3 के लिए प्लूरल वर्ब वर लगेगा और 1 के लिए सिंगुलर वर्ब वॉज लगेगा. इसलिए करेक्ट सेंटेंस है 3 were killed and 1 was injured. सिंपल. चलिए अब अगला सेंटेंस देखते हैं. I am 17 years old and my sister 14. अब आप कहोगे सर इसमें क्या गलत है, हम तो रोज ऐसे ही बोलते हैं. बिल्कुल, बोलने में ये एकदम ठीक लगता है. लेकिन एसएससी का एग्जाम बोलने वाली इंग्लिश नहीं, लिखने वाली इंग्लिश चेक करता है और एग्जामिनर जानता है कि आप यही गलती करोगे. जरा सोचिए इसमें क्या चीज मिसिंग है. और यही है हमारा रूल नंबर 22. यहाँ भी 2 सब्जेक्ट्स हैं. पहला सब्जेक्ट आई है जिसके साथ एम लगता है. दूसरा सब्जेक्ट माई सिस्टर है जिसके साथ इज लगता है. रूल ये कहता है कि जब दोनों सब्जेक्ट्स के लिए वर्ब की फॉर्म अलग अलग हो तो आपको दोनों के लिए उनका वर्ब लिखना ही पड़ेगा. आप लेजी नहीं हो सकते. इसलिए एंड माई सिस्टर इज 14 ही करेक्ट है. याद रखिएगा एग्जाम में हर एक वर्ड की कीमत होती है. अब हम आते हैं सेक्शन 2 पर, मास्टरिंग हेल्पिंग वर्ब्स. ये जो छोटे छोटे शब्द हैं ना, इज, एम, आर, हैज, हैव, विल, डू, यही इंग्लिश ग्रामर के असली हीरो भी हैं और विलन भी. इनको आगे पीछे करने से ही एसएससी सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनाता है. चलिए देखते हैं इनकी कुछ और करामातें. जरा इस सेंटेंस को देखिए. ही नेवर हैज एंड नेवर विल टेक सच स्ट्रॉन्ग मेजर्स. यहाँ 2 हेल्पिंग वर्ब्स हैं, हैज और विल, लेकिन इन दोनों के लिए मेन वर्ब एक ही यूज किया गया है, टेक. अब आप चेक करो क्या टेक दोनों हेल्पिंग वर्ब्स के साथ आराम से फिट हो रहा है. विल टेक तो बिल्कुल सही है, लेकिन क्या हैज टेक सही है? कुछ अजीब नहीं लग रहा सुनने में? बिल्कुल सही पकड़ा. यही है रूल नंबर 23. जब 2 अलग अलग हेल्पिंग वर्ब्स एक ही मेन वर्ब को यूज कर रहे हों तो उस मेन वर्ब को दोनों की शर्तें पूरी करनी पड़ती हैं. विल कहता है कि मुझे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म V1 चाहिए यानी टेक, लेकिन हैज कहता है कि मैं तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म V3 ही लेता हूं यानी टेकन. इसलिए हमें हैज की शर्त पूरी करने के लिए टेकन अलग से लिखना पड़ेगा. करेक्ट सेंटेंस, ही नेवर हैज टेकन एंड नेवर विल टेक. ठीक है, अगला सवाल. ये थोड़ा सा ट्रिकी है. 10 कैंडिडेट्स हैव पास्ड, 1 फेल्ड. इसको पढ़ो. इसका जो दूसरा हिस्सा है ना, 1 फेल्ड, वो कुछ अधूरा सा नहीं लग रहा? ऐसा फील हो रहा है जैसे इसमें से कोई इंपॉर्टेंट वर्ड गायब है. ध्यान से देखिए वो मिसिंग वर्ड क्या है.
एग्जैक्टली यहाँ पर रूल 24 काम आता है। सेंटेंस के पहले हिस्से का सब्जेक्ट है 10 कैंडिडेट्स, जो प्लूरल है, तो उसके साथ हैव बिल्कुल ठीक है। लेकिन दूसरे हिस्से का सब्जेक्ट है 1, जो कि सिंगुलर है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैव नहीं, हैज आता है। लिखने वाले ने सोचा कि एक ही हैव से दोनों का काम चल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। हमें 1 के लिए उसका अपना हेल्पिंग वर्ब हैज लगाना जरूरी है। तो करेक्ट सेंटेंस है 10 कैंडिडेट्स हैव पास्ड, 1 हैज फेल्ड। ओके, अब हम एंटर कर रहे हैं सेक्शन 3 में। ये सेक्शन एसएससी एग्जाम्स की जान है, आई प्रॉमिस यू। टाइम, टेंस एंड कंडीशंस, यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। हम यहाँ सीखेंगे कि टेंसेस की ट्रेन आगे पीछे कैसे चलती है और लेस्ट जैसे स्पेशल वर्ड्स के क्या रूल्स हैं। एक भी रूल मिस मत करना यहाँ से। चलिए ये सेंटेंस देखते हैं। He succeeded because he works hard. इसके 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट he succeeded, ये past tense में है। दूसरा पार्ट because he works hard, ये present tense में है। अब आप खुद सोचिए, क्या एक ही सेंटेंस में past और present की ये जोड़ी अजीब नहीं लग रही? कहानी past की है पर उसका रीजन present में। बिल्कुल, ये जोड़ी गलत है। और यही है हमारा रूल नंबर 25, जिससे कहते हैं सीक्वेंस ऑफ टेंस। इसका सीधा सा मतलब है कि पूरे सेंटेंस की टाइमलाइन एक जैसी होनी चाहिए। अगर मेन क्लॉज यानी मेन बात पास्ट में है, सक्सीडेड, तो उसके साथ वाला सबऑर्डिनेट क्लॉज भी पास्ट में ही होना चाहिए। वो सफल हुआ, पास्ट, क्योंकि उसने मेहनत की थी, पास्ट। इसलिए वर्क्स की जगह वर्कड आएगा। करेक्ट, ही सक्सीडेड बिकॉज ही वर्कड हार्ड। अब इस सेंटेंस को देखिए। आवर टीचर सेड दैट द अर्थ मूव्ड राउंड द सन। पिछले रूल के हिसाब से तो ये ठीक लग रहा है। सेड पास्ट है तो मूव्ड भी पास्ट है, तो सेंटेंस करेक्ट है, राइट? रुको, यहाँ एक बहुत बड़ा कैच है। खुद से एक सवाल पूछो, क्या धरती सूरज के चक्कर लगाती थी या अब भी लगाती है? इसे कैच को इंग्लिश ग्रामर में कहते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ। ये वो सच है जो कभी नहीं बदलते, चाहे वो साइंटिफिक फैक्ट हो, कोई कहावत हो या कोई आदत हो। जैसे सूरज पूरब से उगता है, पानी 100 डिग्री पर उबलता है। ये बातें कल भी सच थी, आज भी सच है और कल भी सच रहेंगी। और यहाँ पर आता है रूल 26, जो पिछले रूल का बाप है, यानी उसका एक्सेप्शन। ये रूल कहता है कि यूनिवर्सल ट्रूथ पर टेंस सीक्वेंस का कोई असर नहीं होता। भले ही टीचर ने ये बात पास्ट में कही थी, सेड, लेकिन सच्चाई तो आज भी वही है। इसलिए यूनिवर्सल ट्रूथ्स हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही लिखे जाते हैं। मूव्ड गलत है, सही है मूव्स। फाइनल सेंटेंस, आवर टीचर सेड दैट द अर्थ मूव्स राउंड द सन। इस रूल पर स्टार लगा लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला सेंटेंस, वी स्टार्ट अर्ली लेस्ट वी शैल मिस द ट्रेन। इस सेंटेंस में मेरा पूरा फोकस इस एक वर्ड पर है, लेस्ट, LEST। इसका मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो कि। अब सुनो, इंग्लिश में ना कुछ पक्की जोड़ियां होती हैं जो हमेशा साथ में आती हैं। लेस्ट का भी एक परमानेंट पार्टनर है। क्या आप गेस कर सकते हो वो पार्टनर शैल है या कोई और? यही है हमारा रूल 27, जिसको मैं फिक्स्ड जोड़ी रूल बोलता हूं। इसको बस रट्टा मार लो। लेस्ट के बाद दुनिया इधर की उधर हो जाए, हमेशा शुड ही आएगा। ना विल, ना शैल, ना मे, कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ शुड। एग्जामिनर आपको विल या शैल देकर ही कंफ्यूज करेगा, पर आपको याद रखना है लेस्ट के साथ शुड। करेक्ट सेंटेंस, वी स्टार्ट अर्ली लेस्ट वी शुड मिस द ट्रेन। चलिए अब हम आ गए हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, द इन्फिनेटिव एंड जेरेंड मेज। इनके नाम सुनकर डरना मत। इन्फिनेटिव मतलब टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और जेरेंड मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING। इनके रूल्स थोड़े से ट्रिकी हैं, लेकिन ट्रस्ट मी, अभी इनका पूरा मेज हम सॉल्व कर देंगे। इस सेंटेंस को देखिए, आई होप्ड टू इमीडिएटली रिप्लाई टू योर लेटर। यहाँ पर टू और रिप्लाई एक जोड़ी है, लेकिन इनकी बीच में इमीडिएटली आ गया है। ये एक कबाब में हड्डी जैसा है। क्या टू और वर्ब के बीच में इस तरह किसी तीसरे को आने की इजाजत है? बिल्कुल नहीं। और यही है हमारा रूल नंबर 28। टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी इन्फिनेटिव एक ऐसी पक्की जोड़ी है जिसके बीच में कोई नहीं आ सकता। जब हम इनके बीच में कोई एडवर्ब डाल देते हैं तो इस गलती को इंग्लिश में कहते हैं स्प्लिट इन्फिनेटिव, और ये एक एरर है। रूल सिंपल है, इस जोड़ी को मत तोड़ो। एडवर्ब को या तो इससे पहले रखो या इसके बाद। यहाँ टू रिप्लाई इमीडिएटली बिल्कुल सही है। अगला सेंटेंस देखो, पढ़ो इसको। आई शुड हैव लाइट टू हैव गॉन देयर। सुनने में ही कितना भारी और अजीब लग रहा है ना। यहाँ पर हैव 2 बार आ रहा है, शुड हैव लाइट में भी और टू हैव गॉन में भी।
क्या यहाँ पर शब्दों को फालतू में रिपीट नहीं किया जा रहा? बिल्कुल, यही है रूल 29 जो कहता है कि फालतू के वर्ड्स यूज मत करो। देखो, जब आपने आई शुड हैव लाइक्ड बोल दिया तो आपने पहले ही बता दिया कि बात पास्ट की हो रही है, तो फिर से टू हैव गॉन बोलकर दोबारा पास्ट बताने की क्या जरूरत है? ये अननेसेसरी रेपिटिशन है। सिंपल प्रेजेंट इन्फिनिटिव यानी टू गो यहाँ पर बिल्कुल सही है। करेक्ट सेंटेंस, आई शुड हैव लाइक टू गो देयर। सिंपल, साफ और करेक्ट। और अब आज का आखिरी रूल सेंटेंस है ही एम्फसाइज्ड मी गोइंग देयर। इसमें गोइंग एक जेरेंड है। जेरेंड यानी V1 प्लस ING जब एक नाउन का काम करे। सवाल यहाँ ये है कि जेरेंड गोइंग से पहले जो प्रोनाउन मी लगा है क्या वो अपनी सही फॉर्म में है? यही है हमारा रूल नंबर 30 और रूल कहता है कि जेरेंड से पहले हमेशा पोजेसिव प्रोनाउन आना चाहिए। अब इसका लॉजिक समझो। उसने किस चीज पर जोर दिया? मुझ पर या मेरे जाने पर? उसने जाने के एक्शन पर जोर दिया, और वो जाना किसका था? मेरा। इसलिए मी गोइंग गलत है, माई गोइंग सही है। हमेशा याद रखिए, ही सिंगिंग, हर डांसिंग, आर प्लेइंग, देयर फाइटिंग। तो चलिए 1 मिनट में सारे 10 रूल्स रिवाइज करते हैं। रूल 21 और 22 अलग सब्जेक्ट अलग वर्ब। रूल 23 और 24 हेल्पिंग वर्ब्स की दोस्ती ठीक से निभाओ। रूल 25 और 26 टेंस में पास्ट के साथ पास्ट लेकिन यूनिवर्सल ट्रूथ हमेशा प्रेजेंट। रूल 27 की पक्की जोड़ी लेस्ट के साथ शुड। रूल 28 टू और वर्ब के बीच में मत आओ। रूल 29 फालतू के वर्ड्स हटाओ और रूल 30 जेरेंड से पहले माई, हिज, हर लगाओ। आई होप ये सब अब आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो गया है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने 10 और बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स सीख लिए हैं। अब आपका काम है मुझे कमेंट्स में बताओ कि कौन सा रूल आपको सबसे ज्यादा हेल्पफुल लगा। लेकिन असली काम अब शुरू होगा। देखो, सिर्फ क्लास देखने से सिलेक्शन नहीं होता। आज ही इन 10 रूल से रिलेटेड कम से कम 20 से 30 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही कॉन्फिडेंस आएगा। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। हम अपनी 100 गोल्डन रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। आज हम कवर करेंगे रूल्स 31 से 40 जो SSC एग्जाम्स के लिए सुपर इंपॉर्टेंट हैं। चलिए लेट्स डाइव इनटू दिस। ये है आज की क्लास का रोड मैप। हम पहले टेंसेस और वर्ब्स के रूल्स देखेंगे, फिर एडजेक्टिव्स के, उसके बाद एक छोटा सा टेस्ट लेंगे और एंड में सब कुछ क्विकली रिवाइज करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से। ये रूल्स एक्शन वर्ड्स यानी वर्ब्स और उनके टाइम यानी टेंसेस से रिलेटेड हैं। इनको ध्यान से समझना। सबसे पहले रूल 31 स्क्रीन पर देखिए। अक्सर स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं। करेक्ट सेंटेंस है हैव यू बीन वर्किंग। आइए जानते हैं क्यों। सो द क्रूशियल पॉइंट इज जब कोई काम पास्ट में शुरू हुआ और अभी भी चल रहा है तब हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। हाउ लॉन्ग पूछ रहा है कि कब से काम कर रहे हो, इसलिए हैव बीन वर्किंग आएगा। नाउ लेट्स मूव टू रूल 32। ये एक बहुत ही सिंपल और कॉमन रूल है। फॉर कम लेट बिल्कुल गलत है, सही है फॉर कमिंग लेट। रूल ये है कि किसी भी प्रेपोजिशन के बाद अगर कोई वर्ब आता है तो वो हमेशा जेरेंड फॉर्म यानी V1 प्लस ING में होगा। जैसे ही इज गुड एट प्लेइंग क्रिकेट, ना कि एट प्ले क्रिकेट। नोट कर लीजिए। अगला रूल देखते हैं, रूल 33। एग्जाम में ये एरर बहुत बार पूछा जाता है। कंडीशनल या टाइम क्लॉज में विल नहीं आता। याद रखिए, जब भी सेंटेंस का एक हिस्सा कंडीशन या टाइम बता रहा हो, उस हिस्से में विल या शैल का यूज नहीं होता। उसकी जगह सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होता है। लेट्स लुक एट रूल 34। इसमें 2 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। पहला, येस्टरडे जैसे पास्ट एडवर्ब्स के साथ पास्ट इंडेफिनिट आता है, हैव बॉट नहीं। दूसरा, जब पास्ट में 2 काम हुए तो क्या करना है। नाउ व्हाट्स रियली इंटरेस्टिंग अबाउट दिस स्लाइड इज द सीक्वेंस। जो काम पहले हुआ, ट्रेन का जाना, उसके लिए पास्ट परफेक्ट यानी हैड लेफ्ट यूज करेंगे, और जो काम बाद में हुआ, मेरा स्टेशन पहुंचना, उसके लिए पास्ट इंडेफिनिट यानी रीच्ड यूज करेंगे। रूल 35 काफी सिंपल है। हम 2 मॉडल ऑक्सिलरीज जैसे शुड, मस्ट, कैन, मे को एक साथ यूज नहीं कर सकते हैं। उनको कनेक्ट करने के लिए हमें बीच में एंड जैसा कंजंक्शन लगाना पड़ेगा। सो ही शुड एंड मस्ट डू इट इज द करेक्ट वे। लेट्स मूव टू रूल 36। ये थोड़ा ट्रिकी है, ध्यान से नीड्स और नीड का डिफरेंस देखिए। नॉट के साथ एस हट जाता है। जब भी नीड या डेयर के आगे नॉट लगता है तो वो मॉडल बन जाता है, और इस सिचुएशन में हम नीड्स नॉट नहीं नीड नॉट यूज करते हैं।
इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ग्रेट। अब हम आते हैं हमारे सेकेंड सेक्शन पर, जो एडजेक्टिव्स के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स कवर करेगा। एग्जाम में ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। रूल 37 और 38 को एक साथ समझें। जिनको गिन नहीं सकते, अनकाउंटेबल, जैसे राइस, वाटर, नॉलेज, उनके लिए मच, लिटिल, सम यूज होता है। जिनको गिन सकते हैं, काउंटेबल, जैसे बुक्स, फ्रेंड्स, थिंग्स, उनके लिए मैनी और फ्यू यूज होता है। लेट्स लुक एट रूल 39। यहाँ ऑर्डर का प्रॉब्लम है। 4 फर्स्ट गलत है, फर्स्ट 4 सही है। आइए इसका रूल देखते हैं। रूल सिंपल है। ओसी, ऑर्डिनल कम्स बिफोर कार्डिनल। पहले पोजीशन या ऑर्डर फर्स्ट आएगा, उसके बाद नंबर या काउंट 4 आएगा। एंड आवर लास्ट रूल फॉर टुडे, रूल 40। लेटर और लैटर में बहुत कंफ्यूजन होता है। लेटर, टी फॉर टाइम का मतलब है देर से, लैटर का मतलब है बाद वाला, दो चीजों में से दूसरा। चलिए अब टाइम है एक क्विक टेस्ट का। मैं आपको 2 सेंटेंसेस दूंगा, आपको उसमें एरर स्पॉट करना है। रेडी? पहला सेंटेंस स्क्रीन पर है, सोचकर बताइए इसमें क्या गलती है। एग्जैक्टली यहां रूल 32 लगेगा। ऑन एक प्रेपोजिशन है, इसलिए गो के जगह गोइंग आएगा। करेक्ट इज ही इंसिस्ट्स ऑन गोइंग देयर। दूसरा सेंटेंस देखिए, इसमें एरर स्पॉट कीजिए। शाबाश, ये रूल 33 का केस है। व्हेन एक टाइम क्लॉज है, इसलिए विल बी की जगह सिर्फ इज आएगा। करेक्ट इज व्हेन द डिनर इज रेडी। एंड दिस ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स अ समरी ऑफ एवरीथिंग वी लर्न टुडे। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यह आपके रिवीजन के लिए परफेक्ट है। इन सभी रूल्स को बार बार रिवाइज कीजिए। तो स्टूडेंट्स, याद रखिए, इन रूल्स को जानना काफी नहीं है, इनकी प्रैक्टिस करना जरूरी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। हम आपसे मिलेंगे अगले एक्सप्लेनर में। हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी स्पेशल सीरीज 100 गोल्डन इंग्लिश रूल्स में। मैं हूं आपका होस्ट और आज हम आगे बढ़ने वाले हैं और कवर करेंगे 10 सुपर इंपॉर्टेंट रूल्स, रूल नंबर 41 से लेकर 50 तक। याद रखिए, ये रूल्स आपके एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो उसके लिए बिल्कुल बैकबोन है। तो चलिए पूरे जोश और फोकस के साथ आज की क्लास शुरू करते हैं। देखिए, एक सच बात बताऊं, इंग्लिश सेक्शन में सबसे ज्यादा मार्क्स या तो कॉमन एरर्स में कटते हैं या फिर बनते। छोटे छोटे वर्ड्स, कंफ्यूजिंग रूल्स, और हमें लगता है हम बिल्कुल सही करके आए हैं, पर रिजल्ट में मार्क्स गायब हो जाते हैं। आज हम जिन 10 रूल्स को मास्टर करेंगे ना, वो एग्जामिनर के एब्सोल्यूट फेवरेट्स हैं। लेकिन इस क्लास के बाद आई प्रॉमिस ये आपके फेवरेट बन जाएंगे, क्योंकि इनमें आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो ये है हमारा आज का गेम प्लान। हम पार्ट 1 से शुरुआत करेंगे, जिसमें हम कुछ ऐसे वर्ड पेयर्स को देखेंगे जो हमेशा कंफ्यूज करते हैं। इसके बाद आएगा आज का मेन इवेंट, पार्ट 2, मास्टरिंग कंपैरिजंस। ट्रस्ट मी, इस सेक्शन के साथ रूल्स आपको भीड़ से बहुत आगे ले जाएंगे। और लास्ट में हम एक सुपर फास्ट रिवीजन करेंगे, ताकि सब कुछ आपके दिमाग में एकदम फिट हो जाए। रेडी? लेट्स गो। ओके, लेट्स डाइव इनटू पार्ट 1, कंफ्यूजिंग वर्ड पेयर्स। और सबटाइटल बिल्कुल परफेक्ट है। छोटे छोटे वर्ड्स, बड़े बड़े मार्क्स। इनके बीच का छोटा सा डिफरेंस समझ लिया ना, तो आपके मार्क्स बिल्कुल पक्के हैं। लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट रूल फॉर टुडे। ओके, रूल नंबर 41, फादर वर्सेस फादर। ये एक ऐसी गलती है जो बड़े बड़े स्टूडेंट्स कर देते हैं। चलो इसको हमेशा के लिए आसान बनाते हैं। फादर वर्ड को ध्यान से देखो, इसमें क्या छुपा है? FAR, फार। और फार का मतलब क्या होता है? दूर, सिंपल। तो फादर हमेशा फिजिकल डिस्टेंस यानी दूरी के लिए यूज होता है। जैसे मुंबई इज फादर फ्रॉम दिल्ली देन जयपुर, सिंपल। और फर्दर का मतलब होता है एक्स्ट्रा, इन एडिशन टू, यानी और ज्यादा। जैसे आई नीड फर्दर इंफॉर्मेशन। अब इस एग्जाम्पल को आराम से समझो। इनकरेक्ट सेंटेंस है ही इंसिस्टेड ऑन फादर इंप्रूवमेंट। यहां बात किस चीज की हो रही है? इंप्रूवमेंट की। अच्छा, क्या आप इंप्रूवमेंट को मीटर्स या किलोमीटर्स में नाप सकते हो? नहीं ना, ये तो एक आइडिया है। उसे और ज्यादा इंप्रूवमेंट चाहिए। यहां एडिशनल का सेंस आ रहा है, इसलिए यहां फार्दर आ ही नहीं सकता। द ओनली करेक्ट चॉइस इज ही इंसिस्टेड ऑन फर्दर इंप्रूवमेंट। समझ गए? डिस्टेंस के लिए फादर, बाकी सब एक्स्ट्रा के लिए फर्दर। ये लीजिए आपके लिए गोल्डन एग्जाम टिप। इसको अपने नोट्स में स्टार मार्क कर लीजिए। देखिए, एग्जाम हॉल में टाइम कम होता है। जैसे ही सेंटेंस में आपको एडिशनल, एक्स्ट्रा या और ज्यादा का सेंस दिखे, सोचना ही नहीं है,
सीधा फर्दर को टिक करना है। यह आपका टाइम भी बचाएगा और एक्यूरेसी भी 100% रखेगा। चलिए रूल 42 पर चलते हैं, ईच वर्सेस एवरी। एक और क्लासिक कंफ्यूजन, इसे भी सिंपल बनाते हैं। ईच का यूज हम दो यानी टू या दो से ज्यादा चीजों या लोगों के लिए कर सकते हैं, लेकिन एवरी का यूज आप दो के लिए कभी नहीं कर सकते। नेवर। एवरी हमेशा दो से ज्यादा यानी तीन या उससे ज्यादा के लिए ही यूज होता है। बस यही एक पॉइंट याद रखना है। ईच दो के लिए भी चलता है, एवरी दो के लिए बिल्कुल नहीं चलता। अब इस स्लाइड पर देखिए, इस सेंटेंस में एग्जामिनर ने आपको एक बहुत बड़ा क्लू दे दिया है। साफ साफ लिखा है 2 बॉयज, और हमने अभी अभी क्या सीखा कि एवरी दो के लिए यूज हो ही नहीं सकता। यह तो ग्रामर में पाप है। तो एवरी यहां पर सीधा सीधा गलत है, इसलिए करेक्ट सेंटेंस होगा ईच ऑफ द 2 बॉयज विल गेट अ प्राइज। इट्स दैट सिंपल। एक और जबरदस्त टिप ले लीजिए। एरर डिटेक्शन क्वेश्चंस में अगर आपको एवरी के साथ 2 लिखा हुआ दिख जाए तो बस वही आपका एरर है। ज्यादा सोचना ही नहीं है। सेंटेंस में 2 दिखा तो वहां ईच ही आएगा। ये एक नॉन नेगोशिएबल रूल है, दिमाग में लॉक कर लीजिए। लेट्स मूव टू रूल 43, सम वर्सेस एनी। ये रूल काफी आसान है, लेकिन जल्दी जल्दी में इसमें भी गलती हो जाती है। सिंपल सा लॉजिक है। सम हम यूज करते हैं पॉजिटिव यानी अफर्मेटिव सेंटेंसेस में। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव सम फ्रेंड्स। और एनी यूज होता है नेगेटिव सेंटेंसेस या फिर क्वेश्चंस यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में, जैसे आई डू नॉट हैव एनी फ्रेंड्स या डू यू हैव एनी फ्रेंड्स। गॉट इट? एग्जाम्पल देखिए और मुझे बताइए सेंटेंस के एंड में क्या है। एक क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन मार्क चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि भाई मैं एक सवाल हूं, और हमने भी क्या पढ़ा, सवालों के लिए यानी क्वेश्चंस के लिए सम नहीं एनी यूज करते हैं। तो ये इनकरेक्ट है। करेक्ट सेंटेंस होगा हैव यू बॉट एनी मैंगोज। दैट क्वेश्चन मार्क इज योर बिगेस्ट क्लू। ओके, सो पार्ट 1 यहां कंप्लीट होता है और अब हम एंटर कर रहे हैं आज की क्लास के सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे क्रूशियल सेक्शन में, मास्टरिंग कंपैरिजंस। मैं गारंटी दे सकता हूं एडजेक्टिव्स और कंपैरिजन से क्वेश्चंस हर साल हर पेपर में आते ही आते हैं। ये आने वाले 7 रूल्स आपको इस टॉपिक में प्रो बना देंगे, सो पे वेरी क्लोज अटेंशन। चलिए शुरुआत एक छोटे से टेस्ट से करते हैं। स्क्रीन पर एक क्वेश्चन है, विच इज द ब्लैंक ऑफ द टू। ऑप्शन ए है बेस्ट, ऑप्शन बी है बेटर। सोच लीजिए, अपने दिमाग में अपना आंसर लॉक कर लीजिए। आगे वाला रूल इसी क्वेश्चन का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा। तो आइए इसका जवाब जानते हैं। रूल 44 कहता है कि जब भी हम दो चीजों या दो लोगों को कंपेयर करते हैं तो हमेशा कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हैं। कंपैरेटिव डिग्री यानी ईआर फॉर्म जैसे बेटर, टॉलर, या मोर फॉर्म जैसे मोर ब्यूटीफुल। हम कभी भी गलती से भी सुपरलेटिव डिग्री यानी ईएसटी फॉर्म जैसे बेस्ट या टॉलेस्ट यूज नहीं करते। रूल सिंपल है, दो के लिए सिर्फ और सिर्फ कंपैरेटिव। तो अब आपको अपने पिछले क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। सेंटेंस में कीवर्ड क्या था? ऑफ द टू, राइट? क्योंकि बात सिर्फ दो की हो रही है, हम बेस्ट जो कि सुपरलेटिव डिग्री है यूज नहीं कर सकते, हम बेटर जो कि कंपैरेटिव डिग्री है यूज करेंगे। इसलिए करेक्ट सेंटेंस है विच इज द बेटर ऑफ द टू। अब आते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रूल पर, रूल 45। यहां अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं। जब हम एक ही इंसान की दो अलग अलग क्वालिटीज को आपस में कंपेयर करते हैं तब हम एडजेक्टिव की ईआर फॉर्म यूज नहीं करते। उसके बजाय हम मोर प्लस ओरिजिनल एडजेक्टिव का स्ट्रक्चर यूज करते हैं। इसका लॉजिक समझिए, यहां कंपैरिजन दो लोगों के बीच नहीं, एक ही इंसान के अंदर हो रहा है। यहां एग्जाम्पल से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखो, ही इज वाइजर देन ब्रेव। ये गलत है। क्यों? क्योंकि वाइजर का मतलब है कि वो किसी और से ज्यादा वाइज है, लेकिन यहां हम उससे किसी और से कंपेयर नहीं कर रहे हैं। हम उसकी अपनी ही दो क्वालिटीज, उसकी विजडम और उसकी ब्रेवरी को कंपेयर कर रहे हैं। इसलिए करेक्ट स्ट्रक्चर होगा ही इज मोर वाइज देन ब्रेव। इसका मतलब है कि उसमें विजडम का लेवल ब्रेवरी के लेवल से ज्यादा है। अब आते हैं रूल 46 पर। यह है एक्सक्लूजन का रूल। जब हम कंपैरेटिव डिग्री यूज करके किसी एक को उसके पूरे ग्रुप से कंपेयर करते हैं तो हमें उस एक को ग्रुप से एक्सक्लूड करना पड़ता है एनी अदर लगाकर। क्यों? एक सिंपल सवाल है, क्या आप खुद से ज्यादा लंबे हो सकते हैं? नहीं ना? लॉजिक खराब हो जाता है। इसलिए जिसकी तुलना हो रही है उसे उस ग्रुप के बाकी मेंबर से कंपेयर किया जाता है। एग्जाम्पल देखिए, ये सब क्लियर कर देगा। ही इज क्लेवरर देन एनी बॉय इन द क्लास। अगर आप ये कहते हैं तो इसका मतलब निकलता है कि वो क्लास के हर लड़के से क्लेवरर है, जिसमें वो खुद भी शामिल हो गया। ये तो इलॉजिकल है। वो खुद से क्लेवरर कैसे हो सकता है? उसे क्लास के बाकी सभी लड़कों से अलग करना होगा, इसलिए
हम अदर लगाते हैं। करेक्ट सेंटेंस है ही इज क्लेवरर देन एनी अदर बॉय इन द क्लास। अदर लगाते ही वो कंपैरिजन से एक्सक्लूड हो गया और सेंटेंस लॉजिकल बन गया। और रूल 47 पिछले रूल का एकदम ऑपोजिट है। सुपरलेटिव डिग्री में जिसे हम कंपेयर कर रहे हैं वो ग्रुप का ही हिस्सा होता है। इनफैक्ट वो सबसे टॉप पर होता है, वो सब में से बेस्ट है। इसीलिए यहां हम अदर का यूज बिल्कुल नहीं करते। अदर लगाने से वो ग्रुप से बाहर हो जाएगा, जो सुपरलेटिव के पूरे कॉन्सेप्ट के ही खिलाफ है। यहां देखिए, ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल अदर मैन। ऑल अदर मैन का मतलब हुआ बाकी सभी आदमियों में से वो स्ट्रॉन्गेस्ट है। इसका मतलब वो खुद तो उस ग्रुप में है ही नहीं, ये गलत है। सुपरलेटिव का मतलब ही है सब में से, इसलिए करेक्ट सेंटेंस है ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल मैन। यहां ऑल मैन में वो ऑलरेडी इंक्लूडेड है। रूल 48 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमेशा लाइक विद लाइक कंपेयर करें, यानी एक जैसी चीजों का कंपैरिजन ही आपस में हो सकता है। आप एक आम की तुलना दिल्ली शहर से नहीं कर सकते, ये तो इलॉजिकल है। आप आम को संतरे से कंपेयर करेंगे और दिल्ली की पॉपुलेशन को मुंबई की पॉपुलेशन से। कंपैरिजन हमेशा लॉजिकल होना चाहिए। यह स्लाइड एक ऐसी गलती दिखाती है जो एग्जाम में बार बार आती है। द पॉपुलेशन ऑफ बॉम्बे इज ग्रेटर देन दिल्ली। यहां गलती क्या है? सोचो, हम बॉम्बे की पॉपुलेशन को पूरे दिल्ली शहर से कंपेयर कर रहे हैं। एक तरफ पॉपुलेशन, दूसरी तरफ शहर। ये गलत है। हम बॉम्बे की पॉपुलेशन को दिल्ली की पॉपुलेशन से कंपेयर करना चाहते हैं, इसलिए हम दैट ऑफ यूज करते हैं। करेक्ट है, द पॉपुलेशन ऑफ बॉम्बे इज ग्रेटर देन दैट ऑफ दिल्ली। यहां दैट ऑफ का मतलब है द पॉपुलेशन ऑफ। ये एग्जाम टिप दिमाग में बैठा लीजिए। एसएससी के पेपर सेटर्स का ये फेवरेट रूल है स्पॉट द एरर क्वेश्चंस के लिए। वो जानबूझकर इनकम्प्लीट या इलॉजिकल कंपैरिजन दे देंगे। आपको हमेशा चेक करना है कि क्या कंपैरिजन दो सिमिलर चीजों के बीच हो रहा है या नहीं। रूल 49 एक सिंपल लेकिन बहुत कॉमन मिस्टेक को ठीक करता है। डबल कंपैरेटिव्स या डबल सुपरलेटिव्स कभी यूज नहीं करने। मतलब मोर के साथ ER वाला एडजेक्टिव या मोस्ट के साथ EST वाला एडजेक्टिव यूज करना एकदम गलत है। इन्हें हम सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन कहते हैं। सुपरफ्लुअस यानी जरूरत से ज्यादा या सिंपली फालतू। पहला एग्जाम्पल देखिए, ही इज मोर वाइजर देन हिज ब्रदर। अरे भाई, वाइजर का मतलब ही होता है मोर वाइज, तो ये सेंटेंस बन गया ही इज मोर वाइज देन हिज ब्रदर। ये तो गलत है, इट्स रिडंडेंट। सिंपल और करेक्ट सेंटेंस है ही इज वाइजर देन हिज ब्रदर। सेम लॉजिक यहां सुपरलेटिव के लिए है। ही इज द मोस्ट क्लेवरेस्ट बॉय इन द क्लास। क्लेवरेस्ट का मतलब ही है मोस्ट क्लेवर, तो इसके साथ अलग से मोस्ट लगाना बिल्कुल गलत है। द करेक्ट वे टू से इट इज ही इज द क्लेवरेस्ट बॉय इन द क्लास। और अब हम आते हैं आज के आखिरी रूल पर, रूल 50। कुछ ऐसे लैटिन एडजेक्टिव्स होते हैं जिनके एंड में IOR आता है। इनके साथ कंपैरिजन के लिए हम थैन नहीं बल्कि टू का यूज करते हैं। ये एक स्पेशल क्लब ऑफ वर्ड्स हैं, इनकी लिस्ट आपको याद करनी है। सीनियर, जूनियर, इंफीरियर, सुपीरियर, प्रायर, प्रेफर। इनके बाद हमेशा टू आएगा, थैन कभी नहीं। इसका क्लासिक एग्जाम्पल है ही इज सीनियर देन मी। हम बोलचाल में ये बहुत यूज करते हैं, राइट? लेकिन आज के बाद नहीं करेंगे क्योंकि ग्रामेटिकली ये एकदम गलत है। क्योंकि सीनियर उस स्पेशल लिस्ट का वर्ड है, इसके साथ देन नहीं आएगा। इसलिए करेक्ट सेंटेंस होगा ही इज सीनियर टू मी। इस लिस्ट को जरूर याद कर लेना। तो ये थे हमारे आज के 10 गोल्डन रूल्स। आई होप आपको सभी रूल्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। चलिए अब एक बार सुपर फास्ट तरीके से इन सभी को रिवाइज कर लेते हैं ताकि ये आपके माइंड में एकदम लॉक हो जाएं। रेडी फॉर अ रैपिड फायर? लेट्स डू इट। Alright, let's recap. Rule 41, farther duri ke liye, further additional ke liye. Rule 42, each do ke liye chalega, every do ke liye nahi chalega. Rule 43, some positive sentences mein, any negative or questions mein. Rule 44, do ke liye hamesha better, kabhi bhi best nahi. Rule 45, ek insan ki do quality ke liye, more wise, na ki wiser. Rule 46, comparative mein any other use karo. Rule 47, superlative में other use मत करो. Rule 48, हमेशा that of लगाकर logical comparison करो. Rule 49, double comparative या superlative जैसे more wiser कभी use मत करो. और Rule 50, senior junior के बाद to लगाओ, than नहीं. चाहो तो इस स्लाइड का एक स्क्रीनशॉट ले लो, रिविजन के लिए बेस्ट है। तो ये थे आज के 10 रूल्स। इन्हें मास्टर करके आप अपने इंग्लिश स्कोर को बूस्ट करने के लिए एक कदम और आगे आ चुके हैं। इस क्लास को रिवाइज कीजिए, इन रूल्स पर बेस क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए और देखिए कैसे आपका कॉन्फिडेंस और आपके मार्क्स दोनों बढ़ते हैं। मिलते हैं आपसे अगले 10 गोल्डन रूल्स के साथ।
हेलो एवरीवन और स्वागत है आपका 100 गोल्डन इंग्लिश रूल्स की इस जोरदार सीरीज में। मैं हूं आपका इंग्लिश दोस्त और आज हम लोग मिलकर इंग्लिश के 10 ऐसे रूल्स को मास्टर करने वाले हैं। रूल्स 51 से लेकर 60 तक जो एसएससी एग्जाम्स में बार बार आते हैं। सच बताऊं, ये रूल्स आपकी रैंक ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो फटाफट अपनी नोटबुक्स निकाल लीजिए, पूरा फोकस स्क्रीन पर रखिए क्योंकि ये सेशन बॉस गेम चेंजिंग होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। तो ये है आज का हमारा प्लान ऑफ एक्शन। सबसे पहले हम एडजेक्टिव्स के 3 स्पेशल रूल्स देखेंगे जहां स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा फंसते हैं। फिर हम एडवर्ब्स के 4 फाउंडेशनल रूल से अपनी नींव को एकदम सॉलिड करेंगे। उसके बाद आएंगे 3 एडवांस्ड एडवर्ब रूल्स जो आपको बाकियों से एक कदम आगे रखेंगे। और हाँ, एंड में होगा एक सुपर फास्ट रिवीजन ताकि सारे के सारे रूल्स आपके दिमाग में एकदम फिट हो जाएं। ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं सेक्शन 1 से, एडजेक्टिव के स्पेशल रूल्स। देखो, एग्जाम में एग्जामिनर का एक ही काम है, आपको कंफ्यूज करना, और एडजेक्टिव्स उनका फेवरेट हथियार है। लेकिन चिंता मत करो, हम इन रूल्स को इतनी अच्छी तरह से समझेंगे कि आप क्वेश्चन देखते ही एरर को पकड़ लोगे। लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट ट्रैप, रूल नंबर 51। स्क्रीन पर देखिए, इट इज द मोस्ट यूनिक थिंग। सुनने में तो काफी कूल लगता है, आम बोलचाल में लोग यूज भी करते हैं, बट ग्रामर की नजर से देखें तो यहां एक बहुत बड़ी गड़बड़ है। जरा सोचिए, क्या गलत हो सकता है इसमें? एसएससी के सेंटेंस इंप्रूवमेंट सेक्शन में ऐसी ही चीजें आती हैं और इसके पीछे का लॉजिक ही है हमारा रूल 51। तो कॉन्सेप्ट है एब्सोल्यूट एडजेक्टिव्स का। दोस्तों, इंग्लिश में कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे हैं जो अपने आप में ही कंप्लीट है, 100% है, जैसे यूनिक, परफेक्ट, आइडियल, कंप्लीट, राउंड, एक्सट्रीम। सोचो ना, जो चीज यूनिक है उसका मतलब ही है कि उसके जैसा कोई और है ही नहीं, तो वो मोर यूनिक या मोस्ट यूनिक कैसे हो सकती है? इम्पॉसिबल। जो चीज परफेक्ट है उससे ज्यादा परफेक्ट क्या होगा? जो चीज राउंड है वो थोड़ी मोर राउंड हो सकती है क्या? नहीं ना। बस यही लॉजिक है, इनकी कोई डिग्री नहीं होती। इसीलिए मोस्ट यूनिक कहना एक ग्रामेटिकल ब्लेंडर है, एक बहुत बड़ी गलती। सही सेंटेंस होगा सीधा सा, इट इज अ यूनिक थिंग, बस। तो हमेशा याद रखिएगा, एग्जामिनर किसी भी एब्सोल्यूट एडजेक्टिव के आगे मोर या मोस्ट लगाकर आपको फंसाने की पूरी कोशिश करेगा, लेकिन आपको नहीं फंसना है। ये एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले चैलेंज पर। रूल 52 सेंटेंस है, ही इज द वाइजेस्ट एंड ऑनेस्ट वर्कर इन द ऑफिस। ध्यान से पढ़िए, यहां पर एंड से एक ही वर्कर की 2 क्वालिटीज को जोड़ा जा रहा है। हिंट में दे देता हूं, इसमें एक इम्बैलेंस है। अब आप ढूंढिए कि गलती कहां है, स्पॉट द एरर। और रूल कहता है पैरेललिज्म इन कंपैरिजन। अब इसका सिंपल सा मतलब है बैलेंस। तराजू के दोनों पलड़े बराबर होने चाहिए। अगर आप एक ही नाउन के लिए 2, 3 या 4 एडजेक्टिव्स यूज कर रहे हो तो वो सभी एक ही डिग्री में होने चाहिए। एक को आप सुपरलेटिव बना दो और दूसरे को पॉजिटिव, ऐसे नाइंसाफी नहीं चलेगी भाई। कंसिस्टेंसी इज द की। अब इस करेक्शन को देखिए, पूरा कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। वाइजेस्ट कौन सी डिग्री है? सुपरलेटिव, वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट। तो उसके साथ जो ऑनेस्ट जुड़ रहा है उसको भी तो सुपरलेटिव बनाना पड़ेगा ना। इसीलिए हम ऑनेस्ट से पहले मोस्ट लगा देंगे। तो करेक्ट सेंटेंस बनेगा, ही इज द वाइजेस्ट एंड मोस्ट ऑनेस्ट वर्कर। अब हुआ ना परफेक्ट बैलेंस। अगला रूल, रूल 53, एक ऐसी कंफ्यूजन है जो बचपन से हमें परेशान करती है। एल्डर वर्सेस ओल्डर। चलो आज इसको हमेशा के लिए आसान बना देते हैं। एक सिंपल सा फैमिली रूल याद रखो। एल्डर और एल्डेस्ट का यूज सिर्फ और सिर्फ खून के रिश्तों के लिए होता है, यानी सेम फैमिली मेंबर्स के लिए, जैसे माय एल्डर ब्रदर या माय एल्डेस्ट सिस्टर। जबकि ओल्डर और ओल्डेस्ट यूनिवर्सल हैं, इनको आप इंसानों, जानवरों, बिल्डिंग, किसी भी चीज के लिए यूज कर सकते हो। दिस टेम्पल इज ओल्डर देन दैट वन। सो फैमिली के अंदर एल्डर, फैमिली के बाहर ओल्डर। सिंपल एज दैट। बहुत बढ़िया। एडजेक्टिव्स के तीनों ट्रिकी रूल्स हमने कवर कर लिए हैं। अब हम एंटर कर रहे हैं अपने सेकंड सेक्शन में, एडवर्ब के फाउंडेशनल रूल्स। एडवर्ब्स क्या होते हैं? ये सेंटेंस में जैसे मसाला डालते हैं। ये बताते हैं कि कोई काम कैसे हुआ, कब हुआ, कहां हुआ। चलिए अपने बेसिक्स को एकदम रॉक सॉलिड बनाते हैं। चलिए एक ऐसी गलती देखते हैं जो बहुत बहुत कॉमन है। सेंटेंस है, शी राइट्स वेरी केयरफुल। बोलने में हम लोग फ्लो में अक्सर बोल जाते हैं, लेकिन एग्जाम्स में ये 1 मार्क ले डूबेगा। क्या आप इसमें एरर ढूंढ सकते हैं? सोचो। यही है हमारा रूल नंबर 54। रूल बहुत ही सिंपल है। वर्ब का मतलब क्या है? एक्शन। और एक्शन को डिस्क्राइब करने वाला वर्ड होता है एडवर्ब। एडजेक्टिव का काम है किसी नाउन या प्रोनाउन की खूबी बताना, उसको डिस्क्राइब करना।
यहाँ राइट्स क्या है? एक वर्ब है, एक एक्शन है, वो कैसा लिखती है? इस कैसे का जवाब एक एडवर्ब ही दे सकता है, एडजेक्टिव नहीं। और केयरफुल एक एडजेक्टिव है, हमें एडवर्ब चाहिए। और ये रहा करेक्शन। खुद से सवाल पूछो, हाउ डज शी राइट? जवाब क्या मिलेगा? शी राइट्स केयरफुली। केयरफुली एक एडवर्ब है जो वर्ब राइट्स को मॉडिफाई कर रहा है, उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। इसीलिए एडजेक्टिव केयरफुल की जगह एडवर्ब केयरफुली आएगा। हमेशा याद रखो, वर्ब का बेस्ट फ्रेंड एडवर्ब। अब आते हैं रूल 55 पर, और ये वर्ड है टू, TOO। इसका मतलब होता है जरूरत से ज्यादा, और इसका सेंस हमेशा नेगेटिव होता है। समझो कि टू एक शिकायत करने वाला वर्ड है। ये हमेशा अनप्रेजेंट यानी ऐसी क्वालिटीज के साथ आता है जो हमें पसंद नहीं, जैसे टू वीक, टू लेजी, टू हॉट, इतना ज्यादा कि बर्दाश्त के बाहर है। तो इस हिसाब से क्या हम टू हैप्पी या टू ग्लैड कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं। ग्लैड, हैप्पी, हेल्दी ये सब तो पॉजिटिव प्लेजेंट एडजेक्टिव्स हैं। इनकी तारीफ करने के लिए, इनको बढ़ाने के लिए हम वेरी का यूज करते हैं, टू का नहीं। सो द करेक्ट सेंटेंस इज आई एम वेरी ग्लैड टू मीट यू। द गोल्डन रूल इज टू फॉर प्रॉब्लम्स, वेरी फॉर प्रेजेस। रूल 56 इसी टू की कहानी को आगे बढ़ाता है। यहाँ दो स्ट्रक्चर्स हैं जो एग्जाम में आते ही आते हैं। पहला है टू टू का स्ट्रक्चर। इसमें नॉट नहीं लिखा होता, पर मीनिंग नेगेटिव होता है। ही इज टू वीक टू वॉक, मतलब वो इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता। दूसरा स्ट्रक्चर है सो डैट का, जिसमें कैनॉट या कुड नॉट साफ साफ लिखा होता है। ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। एग्जामिनर क्या करेगा? इन दोनों को मिक्स करके एरर देगा। आपको बस इन दोनों फॉर्मेट्स को अलग अलग याद रखना है। And here comes Rule 57, a super duper important confusion point, much too versus too much. दोस्तों, इस टेबल का स्क्रीनशॉट ले लो या अपने दिमाग में छाप लो। फॉर्मूला बहुत आसान है। much too के बाद हमेशा एक unpleasant adjective आएगा, जैसे much too painful या much too difficult। और too much के बाद हमेशा एक noun आएगा, जैसे too much pain या too much work। बस इतना याद रखो, much too plus adjective, too much plus noun। This is a guaranteed question in many SSC exams. क्या बात है, फाउंडेशनल रूल्स अब हमारे पूरे कंट्रोल में हैं। अब वक्त है थोड़ा लेवल अप करने का इन एडवांस्ड एडवर्ब रूल्स के साथ। ये वो रूल्स हैं जिन पर आमतौर पर स्टूडेंट्स ध्यान नहीं देते, और यहीं आपको बाकियों से आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। तो चलिए अपनी प्रिपरेशन को फाइनल पॉलिश देते हैं। इस फ्रेज पर जरा गौर कीजिए, ही इज क्वाइट ऑल राइट। आम जिंदगी में हम इसे बहुत सुनते हैं, शायद बोलते भी हैं, लेकिन क्या ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल सही है? यही है रूल 58 का जाल, जिसे हम कहते हैं द साउंड ट्रैप। सुनने में सही लगता है, पर असल में गलत है। और इसका जवाब है नहीं, ये गलत है। क्यों? क्योंकि क्वाइट और ऑल दोनों का मतलब यहां कंप्लीटली या पूरी तरह से है। दोनों को एक साथ यूज करना रिडंडेंसी कहलाता है। ये वैसा ही है जैसे हम रिटर्न बैक बोलते हैं, जो कि गलत है। आप या तो बोलिए ही इज क्वाइट राइट या फिर बोलिए ही इज ऑल राइट। दोनों को एक साथ एक ही सेंटेंस में कभी यूज मत करना। नाउ फॉर रूल 59, एक बहुत ही सटल सा रूल, फेयरली वर्सेस रादर। दोनों का मतलब ठीक ठाक या कुछ हद तक होता है, पर इनमें दो बड़े फर्क हैं। पहला, फेयरली का यूज हम प्लेजेंट यानी पॉजिटिव एडजेक्टिव्स के साथ करते हैं, जैसे फेयरली गुड, फेयरली वेल। और रादर का यूज अनप्लेजेंट यानी नेगेटिव एडजेक्टिव्स के साथ होता है, जैसे रादर डिफिकल्ट, रादर बोरिंग। दूसरा, इनके स्ट्रक्चर पर ध्यान दो। अ फेयरली गुड बुक, लेकिन रादर अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम। देखा, आर्टिकल ए की पोजीशन बदल जाती है। यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये रहा हमारा आज का आखिरी रूल, रूल 60, जिसका हीरो है वर्ड इनफ। इसका रूल एकदम सिंपल है। जब भी इनफ किसी एडजेक्टिव या एडवर्ब के बारे में बताएगा, तो वो एडजेक्टिव या एडवर्ब हमेशा अपनी पॉजिटिव डिग्री में होगा, और इनफ उसके बाद आएगा, पहले नहीं। सेंटेंस में ग्रेटर कंपैरेटिव डिग्री है, इसलिए गलत है। सही होगा ही इज ग्रेट इनफ। रिमेंबर द फॉर्मूला, पॉजिटिव डिग्री प्लस इनफ। जैसे स्मार्ट इनफ, टॉल इनफ, फास्ट इनफ। कभी भी स्मार्टर इनफ या टॉलेस्ट इनफ नहीं बोलना। बेहतरीन, हमने 10 के 10 रूल्स को पूरे डिटेल में समझ लिया है। अब टाइम है एक रैपिड फायर रिवीजन का, ताकि ये सारी चीजें आपके दिमाग में हमेशा के लिए लॉक हो जाएं। बिल्कुल फोकस के साथ चलिए एक बार सारे रूल्स को रिवाइज करते हैं। रेडी हो? लेट्स गो। रूल 51, एब्सोल्यूट एडजेक्टिव्स की कोई डिग्री नहीं होती। रूल 52, एडजेक्टिव्स में बैलेंस रखो, डिग्री हमेशा सेम होनी चाहिए। रूल 53, फैमिली के लिए एल्डर, बाकी सब के लिए ओल्डर। रूल 54,
वर्ब टू डिस्क्राइब करने के लिए एडवर्ब यूज करो। रूल 55, टू नेगेटिव चीजों के लिए, वेरी पॉजिटिव चीजों के लिए। रूल 56, टू और सो दैट को आपस में मिक्स मत करो। रूल 57, मच टू के साथ एडजेक्टिव, टू मच के साथ नाउन। रूल 58, क्वाइट और ऑल एक साथ कभी नहीं आते। रूल 59, अच्छी चीजों के लिए फेयरली, बुरी चीजों के लिए राधा। एंड रूल 60, हमेशा पॉजिटिव डिग्री के बाद ही इनफ आएगा। तो ये थे आज के 10 गोल्डन रूल्स। दोस्तों, इन रूल्स को सिर्फ सुन लेना काफी नहीं है, इन पर असली मास्टरी प्रैक्टिस से ही आएगी। आज ही प्रीवियस ईयर पेपर्स उठाओ और इन रूल्स पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करो। और हाँ, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि इन 10 रूल्स में से आपको सबसे ट्रिकी कौन सा लगा, जिसे आप सबसे पहले प्रैक्टिस करने वाले हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका। चलिए हमारी 100 गोल्डन रूल्स ऑफ इंग्लिश की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज मास्टर करेंगे रूल 61 से 70, स्पेशली आपके एसएससी एग्जाम्स के लिए। ये है हमारा आज का रोड मैप। हम इन रूल्स को लॉजिकली ग्रुप करके पढ़ेंगे ताकि आपको कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएं। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। हम शुरू करेंगे कुछ फंडामेंटल रूल्स से जो नेगेटिव्स और टेंसेस से रिलेटेड हैं। ये एग्जाम में बहुत कॉमन होते हैं। सबसे पहला रूल, रूल नंबर 61। जैसे मैथ्स में माइनस और माइनस मिलकर प्लस हो जाता है, वैसे ही इंग्लिश में दो नेगेटिव्स मिलकर सेंटेंस को पॉजिटिव बना देते हैं, जो हमें नहीं करना है। Now what's really interesting about this slide is not or none दोनों नेगेटिव हैं। I have not got none का मतलब हो जाता है I have got some। इसलिए हम एक नेगेटिव not के साथ पॉजिटिव any यूज करेंगे। So the crucial point is एग्जाम में जैसे ही एक नेगेटिव वर्ड दिखे, सेंटेंस में दूसरा नेगेटिव वर्ड जरूर चेक करना। यही कॉमन ट्रैप है। Let's move to Rule 6 and see how this builds. Rule 66, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी सेंटेंस में अगो यूज होता है, इसका मतलब काम पास्ट में किसी स्पेसिफिक टाइम पर खत्म हो चुका है, इसलिए वर्ब हमेशा V2 फॉर्म में होगा। यहां देखिए, हैज कम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है जो यूज नहीं होगा, क्योंकि अगो है, हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस केम V2 फॉर्म ऑफ कम यूज करना है। सिंपल। अब आते हैं एडवर्ब्स पर, जहां सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है। पहले हम टाइम से रिलेटेड एडवर्ब्स को क्लियर करेंगे। इन दो वर्ड्स को आराम से समझिए। एट प्रेजेंट का मतलब है अभी, इस समय। प्रेजेंटली का मतलब है जल्दी ही, थोड़ी देर में। मीनिंग अलग, टेंस अलग। एंड दिस ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स द डिफरेंस। पहले सेंटेंस में इज है यानी प्रेजेंट टेंस, तो एट प्रेजेंट आएगा। दूसरे सेंटेंस में विल कम है यानी फ्यूचर टेंस, तो प्रेजेंटली आएगा। एक और कंफ्यूजिंग पेयर। अर्ली का मतलब है किसी पीरियड की शुरुआत में। सून का मतलब है किसी पॉइंट ऑफ टाइम के थोड़ी देर बाद। इस एग्जाम्पल से क्लियर होगा। अर्ली दिस स्प्रिंग का मतलब है स्प्रिंग सीजन के शुरुआती दिनों में फूल खिल गए। अगर हम कहते द ट्रेन विल अराइव सून, इसका मतलब अभी के थोड़ी देर बाद आएगी। चलिए अब हमारी कंफ्यूजन क्लियरिंग सीरीज में आगे बढ़ते हैं और कुछ और इंपॉर्टेंट एडवर्ब्स देखते हैं जो एफर्ट और डिग्री बताते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट कंफ्यूजन पॉइंट्स में से एक है। हार्ड का मतलब मेहनत से, हार्डली का मतलब मुश्किल से या ना के बराबर, और हार्ड एक एडजेक्टिव भी है जिसका मतलब है टफ। इस टेबल को ध्यान से देखिए। ही वर्क्स हार्ड मतलब वो मेहनत से काम करता है। ही हार्डली वर्क्स मतलब वो काम करता ही नहीं है। देखा, अ सिंगल ly कैन चेंज द एंटायर मीनिंग। तो एग्जाम में कॉन्टेक्स्ट समझिए। रेस जीतने के लिए उसने मेहनत से कोशिश की, इसलिए हार्ड आएगा, हार्डली नहीं। और जॉब एक नाउन है, इसलिए उसके लिए एडजेक्टिव हार्ड आएगा। अब आते हैं वेरी और मच पर। इसका एक सिंपल सा रूल है। वेरी को पॉजिटिव डिग्री और ing फॉर्म के साथ यूज करते हैं, मच को कंपैरेटिव डिग्री और ed फॉर्म के साथ। एंड दिस ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स द रूल। सरप्राइजिंग एक प्रेजेंट पार्टिसिपल ing फॉर्म है, इसलिए वेरी यूज हुआ। सरप्राइज्ड एक पास्ट पार्टिसिपल ed फॉर्म है, इसलिए मच यूज हुआ। सो द क्रूशियल पॉइंट इज, ये एक शॉर्टकट है जिसे आप याद रख सकते हैं। ing के साथ वेरी, ed के साथ मच। ओके, अब थोड़ा एडवांस लेवल पे चलते हैं। इन्वर्शन। ये थोड़ा ट्रिकी लग सकता है, बट आई प्रॉमिस हम इसे बिल्कुल इजी बना देंगे। इन्वर्जन का सिंपल मतलब है वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रखना। हम ऐसा सेंटेंस पर जोर देने के लिए करते हैं। रूल 69 कहता है कि अगर सेंटेंस इन नेगेटिव एडवर्ब से शुरू हो तो हमें इन्वर्जन यूज करना पड़ेगा। स्ट्रक्चर याद रखें, पहले एडवर्ब, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट। Let's break it down in steps. नॉर्मल सेंटेंस है I had seldom seen। जब हम seldom को आगे लाते हैं तो helping verb had भी सब्जेक्ट I से पहले आ जाता है। सिंपल। बिल्कुल वैसे ही रूल 70 कहता है कि जब सेंटेंस हेयर, देयर, अवे जैसे वर्ड से शुरू हो तब भी हम वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रखते हैं।
यहां देखिए, अवे वेंट सीता करेक्ट स्ट्रक्चर है। एडवर्ब अवे प्लस वर्ब वेंट प्लस सब्जेक्ट सीता। ये सुनने में भी ज्यादा ड्रामेटिक और करेक्ट लगता है। तो हमने 10 इंपॉर्टेंट रूल्स कवर कर लिए हैं। चलिए एक फाइनल क्विक रिवीजन करते हैं ताकि ये आपके माइंड में बिल्कुल सेट हो जाएं। ये हैं हमारे आज के 10 गोल्डन रूल्स। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फॉर क्विक रिवीजन। हर एक रूल एक पोटेंशियल एग्जाम क्वेश्चन है। और अब आपके लिए एक सवाल, इनमें से कौन सा रूल आपको अभी भी थोड़ा ट्रिकी लग रहा है? उस रूल को अभी इसी वक्त एक बार और रिवाइज कीजिए। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक। हमारी 100 गोल्डन रूल्स ऑफ इंग्लिश की स्पेशल सीरीज में आज हम आगे बढ़ रहे हैं। आज का फोकस है रूल 71 से लेकर रूल 80 तक। और मैं आपको बता दूं, ये 10 रूल्स एसएससी एग्जाम्स के इतने फेवरेट है ना कि इनको समझ लिया तो समझो आपके मार्क्स पक्के हैं। तो चलिए पेन और पेपर ले लीजिए और हर रूल के पीछे का लॉजिक बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। तो ये है हमारा आज का प्लान। देखिए, हम पहले कंजंक्शंस के ट्रैप्स को समझेंगे पार्ट 1 और पार्ट 2 में। उसके बाद हम प्रेपोजिशंस के रूल्स देखेंगे और एंड में एकदम फास्ट ट्रैक रिवीजन करेंगे ताकि एग्जाम हॉल में आपको कोई भी डाउट ना रहे। रेडी है? चलिए शुरू करते हैं। ऑलराइट, तो हमारा पहला सेक्शन है ट्रिकी कंजंक्शंस। देखो, कंजंक्शंस का काम होता है वर्ड्स या सेंटेंसेस को जोड़ना। लगते बहुत सिंपल हैं, लेकिन स्टूडेंट्स इन्हीं में ऐसी ऐसी सिली मिस्टेक्स कर देते हैं कि आते हुए मार्क्स भी चले जाते हैं। बट डोंट वरी, आज के बाद आपसे ये गलती बिल्कुल नहीं होगी। लेट्स सी हाउ। ओके, स्क्रीन पर इस सेंटेंस को जरा गौर से देखिए। ऑल्दो शी वाज टायर्ड बट शी स्टिल वेंट ऑन वर्किंग। इसको पढ़ने में ही कुछ अजीब सा फील हो रहा है ना? ऐसा लग रहा है जैसे कुछ एक्स्ट्रा है। एग्जैक्टली, एग्जामिनर को पता है कि हम डेली कॉन्वर्सेशन में ऐसी गलतियां करते हैं। इसमें एक बहुत कॉमन ट्रैप है। क्या आप उसे पकड़ पाए? और यहाँ आता है हमारा गोल्डन रूल नंबर 71। इसे हमेशा के लिए याद कर लीजिए। एक ही क्लॉज को जोड़ने के लिए 2 कंजंक्शंस का इस्तेमाल कभी नहीं करते। सिंपल सी बात है। ऑल्दो का मतलब होता है हालांकि और बट का मतलब होता है लेकिन। दोनों का सेंस एक जैसा है, तो दोनों को एक साथ यूज करना सुपरफ्लुअस है, यानी जरूरत से ज्यादा। आपको एक को चूज करना है। या तो आप बोलिए ऑल्दो शी वाज टायर्ड शी स्टिल वेंट ऑन वर्किंग, या फिर बोलिए शी वाज टायर्ड बट शी स्टिल वेंट ऑन वर्किंग। दोनों एक साथ एब्सोल्युटली रॉन्ग। अब आते हैं रूल 72 पर। इसको तो आप स्टार मार्क कर लीजिए। ये एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। रूल बहुत सिंपल है। जहां बोथ आएगा उसके साथ हमेशा एंड की जोड़ी बनेगी। बस एग्जामिनर आपको एज वेल एज देकर कंफ्यूज करने की पूरी कोशिश करेगा, लेकिन आपको इस जाल में नहीं फंसना है। बोथ एंड एक फिक्स्ड पेयर है, तो बोथ रवि एज वेल एज राजा गलत है। सही क्या होगा? बोथ रवि एंड राजा। सिंपल एंड क्लियर। चलिए कंजंक्शंस के इस सफर को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। अब हम उन कंजंक्शंस की बात करेंगे जो अकेले नहीं आते, वो हमेशा जोड़ी में आते हैं, यानी पेयर्स में आते हैं। इन जोड़ी वालों का स्ट्रक्चर सही से समझना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। स्क्रीन पर जो जोड़ियां दिख रही हैं, इन्हें अपने दिमाग में प्रिंट कर लीजिए। ये हैं हमारी कॉरेलेटिव कंजंक्शंस की टीम। ईदर के साथ हमेशा और ही आएगा, नाइदर के साथ हमेशा नॉर, बोथ के साथ जैसा हमने अभी देखा एंड, और नॉट ओनली के साथ हमेशा बट ऑल्सो। ये फिक्स जोड़ियां हैं, इनमें कोई भी बदलाव नहीं हो सकता। अब आता है एक सुपर इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, रूल 73, जिसे हम कहते हैं रूल ऑफ पैरेललिज्म। पैरेललिज्म का सीधा सा मतलब है बैलेंस। सोच के देखो, एक तराजू के 2 पल्ले होते हैं ना, बस वैसा ही। अगर जोड़ी के पहले हिस्से के बाद यानी नॉट ओनली के बाद आपने एक नाउन रखा है, तो जोड़ी के दूसरे हिस्से यानी बट ऑल्सो के बाद भी नाउन ही आना चाहिए। अगर पहले एडजेक्टिव है तो बाद में भी एडजेक्टिव। बैलेंस मेंटेन करना है। चलिए इस एग्जाम्पल से ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। पहले गलत सेंटेंस देखिए। ही नॉट ओनली लॉस्ट हिज टिकट बट ऑल्सो हिज लगेज। यहाँ नॉट ओनली के बाद क्या है? एक वर्ब लॉस्ट, और बट ऑल्सो के बाद क्या है? एक नाउन हिज लगेज। देखा, बैलेंस बिगड़ गया। अब करेक्ट सेंटेंस देखो। हमने लॉस्ट को नॉट ओनली से पहले कर दिया। अब देखिए, नॉट ओनली के बाद है हिज टिकट नाउन, और बट ऑल्सो के बाद है हिज लगेज नाउन। परफेक्ट बैलेंस। ही लॉस्ट नॉट ओनली हिज टिकट बट ऑल्सो हिज लगेज। रूल 74 हमारी जोड़ी वाली मेमोरी को टेस्ट कर रहा है। याद है ना, नीदर का पार्टनर कौन था? बिल्कुल सही, नॉर। एग्जाम में जानबूझकर और दे दिया जाता है ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं, लेकिन आपको याद रखना है नीदर नॉर का मतलब होता है न ये न वो।
इसलिए सही सेंटेंस होगा ही वॉश्ड नीदर हिज हैंड्स नॉर हिज फेस। ओके, इस रूल पर 2 डबल स्टार मार्क कीजिए। रूल 75, आई गारंटी यू ये एग्जाम में दिखेगा। नो सूनर से जब भी सेंटेंस शुरू होता है उसके साथ हमेशा THAN देन लगता है। वो आपको THEN देन देकर फंसाने की कोशिश करेंगे। इसे याद करने का एक सिंपल ट्रिक है। देन हम यूज करते हैं कंपैरिजन के लिए, जैसे टॉलर देन, और नो सूनर में भी तो हम दो काम के बीच टाइम का कंपैरिजन ही कर रहे हैं, इसलिए हमेशा नो सूनर देन। रूल 76 बिल्कुल पिछले रूल जैसा ही है, बस जोड़ी बदल गई है। यहाँ पर वर्ड्स हैं हार्डली या स्कैर्सली, जिनका मतलब होता है बड़ी मुश्किल से। इनके साथ हमेशा व्हेन या बिफोर का यूज होता है। आप सेंटेंस का मतलब निकाल कर देखो, मैं मुश्किल से स्टेशन पहुंचा ही था जब ट्रेन चली गई। इस जब के लिए इंग्लिश में व्हेन बिल्कुल परफेक्ट है। थैन यहाँ कोई सेंस ही नहीं बनाता। लॉजिक सिंपल है ना। चलिए अब आते हैं रूल 77 पर, जो कि नरेशन यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच से रिलेटेड है। इसके 2 सिंपल पार्ट्स हैं। पहला, जब आप किसी की कही हुई बात को एग्जैक्ट वर्ड्स में यानी इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं तो उससे ठीक पहले दैट नहीं लगाते। और दूसरा, जब आप किसी सवाल को इनडायरेक्टली बता रहे होते हैं जिसमें हु, व्हाट, व्हाई जैसे वर्ड्स आते हैं, तब भी दैट नहीं लगाते। दैट इन दोनों जगह पर एक फालतू वर्ड है। ये एग्जाम्पल्स देखिए, सब समझ आ जाएगा। पहले सेंटेंस में देखो डायरेक्ट कोट है आई शैल गो देयर, तो उसके पहले दैट की कोई जरूरत नहीं। सही है, ही सेड आई शैल गो देयर। दूसरे सेंटेंस में हु एक क्वेश्चन वर्ड है, तो उसके पहले दैट क्या कर रहा है, उसे हटा दीजिए। सिंपल, ही आस्क्ड मी हु आई वाज। बस आपको उस एक्स्ट्रा दैट को ढूंढना है और निकाल देना है। बहुत बढ़िया, कंजंक्शंस हमने कवर कर लिए। अब हम चलते हैं अपने अगले सेक्शन पर, पावरफुल प्रेपोजिशंस। ये जो छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं ना, इन, ऑन, एट, फॉर, फ्रॉम, ये देखने में बहुत मासूम लगते हैं, लेकिन इनकी एक गलती पूरे सेंटेंस का मीनिंग उलट पुलट कर सकती है। इसलिए इन पर कमांड होना बहुत जरूरी है। यह हमारा रूल नंबर 78। ये ग्रामर का बिल्कुल बेसिक फाउंडेशनल रूल है। हमेशा याद रखिए, किसी भी प्रेपोजिशन के बाद, चाहे वो ऑन हो, इन हो, फ्रॉम हो, टू हो, उसके बाद आने वाला प्रोनाउन हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होगा, यानी मी, हिम, हर, अस, देम। कभी भी आई, ही, शी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद आने वाला प्रोनाउन एक्शन का रिसीवर होता है, वो सब्जेक्ट नहीं होता। इसलिए डिपेंड ऑन ही गलत है, डिपेंड ऑन हिम बिल्कुल सही है। अब देखते हैं रूल 79। इस पर थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान देना। मान लीजिए एक सेंटेंस में 2 अलग अलग वर्ड्स हैं और दोनों को अपनी अलग अलग प्रेपोजिशन चाहिए, तो आपको दोनों को उनकी प्रेपोजिशन देनी पड़ेगी। आप कंजूसी नहीं कर सकते। जैसे इस एग्जाम्पल में कॉन्शियस के साथ हमेशा ऑफ लगता है और एंगेज्ड के साथ हमेशा इन लगता है। दोनों की अपनी अपनी फिक्स्ड प्रेपोजिशंस हैं। इस स्लाइड पर देखिए, खलती बिल्कुल साफ साफ नजर आ रही है। इनकरेक्ट सेंटेंस में एंगेज्ड को तो उसकी प्रेपोजिशन इन मिल गई, लेकिन कॉन्शियस बेचारा अकेला रह गया। उसकी प्रेपोजिशन ऑफ तो गायब है। अब करेक्ट सेंटेंस देखिए, हमने दोनों को उनका हक दिया है, कॉन्शियस ऑफ एंड एंगेज्ड इन। अब ये सेंटेंस ग्रामेटिकली परफेक्ट है। ओके, आज का हमारा आखिरी नया रूल नंबर 80। इस सेंटेंस को ध्यान से पढ़िए। यू प्रिवेंटेड मी फ्रॉम डू इट। यहाँ प्रेपोजिशन है फ्रॉम और उसके ठीक बाद एक वर्ब है डू। क्या आपको लगता है कि ये वर्ब डू अपनी सही फॉर्म में है? जरा सोचिए, इसने क्या गलती है और इसे आखिर ठीक कैसे करेंगे? और इसका जवाब है रूल 80। इस रूल को अपने माइंड में लॉक कर लीजिए। जब भी, आई रिपीट, जब भी किसी प्रेपोजिशन के ठीक बाद कोई एक्शन वर्ड यानी कोई वर्ब आएगा, तो उस वर्ब में हमेशा हमेशा आईएनजी लगेगा। इसे हम जरंड फॉर्म भी कहते हैं। ये ग्रामर का एक नॉन नेगोशिएबल रूल है, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। तो इस रूल के हिसाब से हमारा सेंटेंस ठीक होकर क्या बनेगा? यू प्रिवेंटेड मी फ्रॉम डूइंग इट। कितना सिंपल है। इसके और एग्जाम्पल सोचिए। ही इज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। शी इंसिस्ट्स ऑन गोइंग देयर। थिंक बिफोर स्पीकिंग। फॉर्मूला सिंपल है, प्रेपोजिशन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। इसे बिल्कुल याद कर लीजिए। फैंटास्टिक! हमने आज 10 बहुत ही क्रूशियल रूल्स सीख लिए हैं। अब एग्जाम से पहले एक क्विक रैपिड फायर रिवीजन तो बनता है। चलिए फटाफट से सब कुछ रिवाइज करते हैं ताकि ये सारी बातें आपके माइंड में एकदम सेट हो जाएं। आप चाहे तो इन स्लाइड्स का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं लास्ट मिनट रिवीजन के लिए। रेडी हैं? लेट्स गो। तो पहले कंजंक्शंस। रूल 71, एक सेंटेंस एक ही मेन कंजंक्शन, ऑल्दो के साथ बट को नो एंट्री। रूल 72, बोथ का सच्चा साथी है एंड। रूल 73,
पैरेललिज्म यानी तराजू के दोनों पलदे बराबर। रूल 74, नीदर के साथ नॉर, ईदर के साथ और। रूल 75, नो सूनर देखा तो आगे THAN दैन लगाओ। और रूल 76, हार्डली देखा तो आगे व्हेन या बिफोर लगाओ। और अब बाकी के रूल्स। रूल 77, डायरेक्ट स्पीच या क्वेश्चन वर्ड से पहले दैट को भूल जाओ। रूल 78, प्रपोजिशन के बाद हिम, मी, अस आएगा, ही, आई, वी नहीं। रूल 79, हर वर्ड को उसकी अपनी प्रपोजिशन दो। और रूल 80, द फाइनल वन, प्रपोजिशन के बाद वर्ब में ING लगाना ही लगाना है। इन रूल्स को मास्टर करने का एक ही मंत्र है, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड मोर प्रैक्टिस। तो चलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हमारी मिशन 100 गोल्डन रूल्स ऑफ इंग्लिश में आपका फिर से स्वागत है। और याद रखिएगा, ये सिर्फ रूल्स नहीं है, ये वो सोने की चाबियां हैं जो SSC, CGL, CHSL जैसे एग्जाम्स में आपके लिए पक्के पकाए मार्क्स का ताला खोलती हैं। आज हम अपने मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं, रूल्स 81 से 90 तक। तो अपनी नोटबुक्स को तैयार कर लीजिए, क्योंकि आज की क्लास बहुत ही ज्यादा क्रूशल होने वाली है। अच्छा, एक बात सच सच बताना, होता है ना आपके साथ ऐसा? एग्जाम देकर बाहर आते हो एकदम कॉन्फिडेंट कि पेपर तो फोड़ दिया, और बाद में पता चलता है अरे यार इतना आसान क्वेश्चन था, एक छोटी सी गलती कर दी। बस यही वो सिली मिस्टेक्स हैं, वो छोटे छोटे प्रेपोजिशन एरर्स, वो प्रोनाउंस का कंफ्यूजन जो आपकी ड्रीम पोस्ट और आपके बीच में दीवार बन जाती है। बट फिकर नॉट, आज हम इन्हीं गलतियों का शिकार करेंगे और इनको हमेशा के लिए आपसे दूर कर देंगे। ठीक है, तो देखते हैं आज का हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या है। इसे एक डिटेक्टिव मिशन की तरह सोचो। आज हम 2 बड़े क्रिमिनल्स को पकड़ेंगे। सबसे पहले केस फाइल 1, प्रेपोजिशन ट्रैप्स, जिसमें हम रूल 81 से 84 तक इन्वेस्टिगेट करेंगे। उसके बाद हम सॉल्व करेंगे द प्रोनाउन पजल, रूल्स 85 से 90 तक। तो तैयार हैं आपकी डिटेक्टिव एजेंसी? चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले खोलते हैं हमारा केस फाइल नंबर 1, प्रेपोजिशन ट्रैप्स। देखो, ये ऑन, इन, एट, अबाउट जैसे शब्द दिखने में बहुत छोटे और मासूम लगते हैं, पर हैं बड़े खोटे। ये एग्जाम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, और एग्जाम सेट करने वालों को ये बात बहुत अच्छे से पता है कि स्टूडेंट्स कहाँ फंसते हैं। तो चलो इन ट्रैप्स को पहचानना और डिफ्यूज करना सीखते हैं एक एक करके। ओके, तो पहला सुराग, पहला क्लू आपकी स्क्रीन पर है। सेंटेंस को जरा गौर से पढ़िए। ही विल गो देयर ऑन टुमारो। सुनने में और शायद पढ़ने में भी ये काफी लोगों को बिल्कुल ठीक लग रहा होगा, लेकिन इसमें एक गलती छुपी हुई है। लगाइए अपना दिमाग, क्या हो सकता है यहाँ पर गलत? कहाँ है प्रॉब्लम? और ये रहा सोल्यूशन। असली गलती थी ये प्रेपोजिशन ऑन। तो रूल नंबर 81 को अपने दिमाग में फिट कर लीजिए। टाइम बताने वाले शब्दों जैसे कि टुडे, टुमारो, येस्टरडे, द नेक्स्ट डे, लास्ट नाइट, इनके ठीक पहले कभी कोई प्रेपोजिशन यानी ऑन, इन, एट नहीं लगता। ऑन टुमारो गलत है, सही तरीका एकदम सिंपल है, ही विल गो देयर टुमारो। बस इतना सिंपल। फ्री के मार्क्स हैं ये। चलिए अब हमारे अगले केस की तरफ चलते हैं। ये एक और बहुत ही कॉमन ट्रैप है जिसमें होम शब्द शामिल है। सेंटेंस है ब्रिंग अ टीवी सेट एट होम। सोचो, क्या यहाँ एट का यूज सही है? SSC का ये फेवरेट क्वेश्चन टाइप है, इसलिए इसे ध्यान से समझना। तो यहां पर रूल ये कहता है कि जब आप होम शब्द को मूवमेंट या डायरेक्शन के लिए यूज कर रहे हो, जैसे घर आना, घर जाना, तब उसके पहले कोई प्रेपोजिशन नहीं लगेगा। इसलिए ब्रिंग अ टीवी सेट होम सही है, गो होम सही है। अब कंफ्यूज मत होना, एट होम भी एक फ्रेज है, लेकिन उसका मतलब है घर पर होना। फॉर एग्जाम्पल, आई एम एट होम राइट नाउ, मतलब मैं घर पर मौजूद हूं। लेकिन जब मोशन की बात होगी तो प्रेपोजिशन को भूल जाओ। क्लियर है? अब जो रूल आ रहा है ना, इस पर तो आप 5 स्टार लगा लीजिए। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। केस नंबर 83। सेंटेंस देखो, द पोएट डिस्क्राइब्स अबाउट द ब्यूटी ऑफ नेचर। ये रूल ट्रांजिटिव वर्ब से जुड़ा है और एरर स्पॉटिंग में एग्जामिनर्स का ये सबसे पसंदीदा टॉपिक है। ध्यान से देखिए इसमें क्या गलत है। तो आइए इस ट्रांजिटिव वर्ब के कॉन्सेप्ट को आसान भाषा में समझते हैं। ये ऐसे एक्शन वर्ब्स हैं जो कहते हैं मुझे अपना काम पूरा करने के लिए एक ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए। ये अपना एक्शन सीधा ऑब्जेक्ट को पास करते हैं, बीच में किसी प्रेपोजिशन की रोक टोक बर्दाश्त नहीं करते। ये लिस्ट रट लो, डिस्क्राइब, डिस्कस, ऑर्डर, अटैक, रिजेंबल, रीच, डिमांड, इन शब्दों के बाद कोई प्रेपोजिशन नहीं आएगा। तो डिस्क्राइब्स अबाउट द ब्यूटी गलत है, सही है डिस्क्राइब्स द ब्यूटी। वी विल डिस्कस अबाउट द मैटर गलत है, सही है वी विल डिस्कस द मैटर। सिंपल राइट? ओके, अब सिचुएशन बिल्कुल रिवर्स हो गई है।
अभी हमने सीखा कि कुछ वर्ब्स के साथ प्रेपोजिशन नहीं लगता, लेकिन अब हम ऐसे वर्ब्स देखेंगे जिनके साथ एक खास प्रेपोजिशन लगाना जरूरी होता है, खास करके जब ऑब्जेक्ट कोई इंसान हो। सेंटेंस देखिए, ही डिड नॉट रिप्लाई मी। सुनने में कोई एकदम आम बोलचाल जैसा बिल्कुल ठीक लग रहा है, पर यही तो ट्रैप है, ये गलत है। यह है हमारा गोल्डन रूल नंबर 84। ये जो लिस्ट आप स्क्रीन पर देख रहे हो ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नोटबुक में बड़े बड़े अक्षरों में लिख लो। वर्ब्स जैसे से, सजेस्ट, प्रपोज, स्पीक, रिप्लाई, एक्सप्लेन, लिसन और राइट, जब भी इनके बाद ऑब्जेक्ट कोई पर्सन हो, जैसे मी, हिम, राम, गीता, तो आपको प्रेपोजिशन टू लगाना ही पड़ेगा। इसलिए ही डिड नॉट रिप्लाई मी गलत है। सही सेंटेंस है ही डिड नॉट रिप्लाई टू मी। लिसन मी नहीं, लिसन टू मी। इसलिए इसको मास्टर कर लो, मार्क्स आपके हैं। शाबाश डिटेक्टिव्स, हमने प्रेपोजिशन ट्रैप्स वाला केस फाइल सक्सेसफुली सॉल्व कर लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले केस फाइल की तरफ, द प्रोनाउन पजल। प्रोनाउंस यानी सर्वनाम बहुत ज्यादा ट्रिकी हो सकते हैं। कहाँ आई लगाएं, कहाँ मी, कहाँ ही आएगा, कहाँ हिम। इसी कंफ्यूजन का फायदा उठाकर एग्जामिनर ट्रैप बनाते हैं। तो चलिए इस पहेली के टुकड़ों को जोड़ना शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं रूल 85 से। सेंटेंस देखिए, इफ आई वर हिम। सुनने में बिल्कुल आम लगता है, पर यह गलत है। सही प्रोनाउन यहां ही है। अब आप पूछेंगे क्यों? तो रूल बहुत सिंपल सा है। वर्ब टू बी के जो फॉर्म्स होते हैं, यानी इज, एम, आर, वॉज, वर, इनके बाद हमेशा प्रोनाउन का सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस यूज होता है। मतलब आई, ही, शी, दे, वी। ऑब्जेक्ट वाला केस यानी मी, हिम, हर, देम, अस यूज नहीं होता। तो याद रखिए, इज, एम, आर, वॉज, वर के बाद हमेशा सब्जेक्ट वाला प्रोनाउन। और अब देखिए रूल नंबर 86, जो पिछले रूल का अजीब सा उल्टा भाई है। यहां लेट यू एंड आई डू इट में आई गलत है और मी सही है। इसका क्या रीजन है? रूल कहता है कि किसी भी वर्ब जैसे यहां लेट है या किसी प्रेपोजिशन जैसे फॉर, बिटवीन, आफ्टर के बाद जो प्रोनाउन आएगा वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होगा। एक और एग्जाम्पल देखो, दीज चॉकलेट्स आर फॉर यू एंड मी, ना कि फॉर यू एंड आई। तो वर्ब या प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट। अब आते हैं रूल 87 पर। हिमसेल्फ डिड इट, ये सेंटेंस गलत है। क्यों? क्योंकि हिमसेल्फ, माई सेल्फ, योर सेल्फ जैसे शब्दों को हम एम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं। ये समझ लो सब्जेक्ट के बॉडीगार्ड हैं। इनका काम सब्जेक्ट के साथ आकर उस पर जोर डालना होता है। ये खुद सब्जेक्ट यानी राजा नहीं बन सकते। राजा यानी सब्जेक्ट हमेशा पहले आएगा। सही सेंटेंस है ही हिमसेल्फ डिड इट, मतलब उसने खुद ये काम किया। रूल नंबर 88। ये एक क्लासिक ट्रैप है जिसमें अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स फंस जाते हैं। रूल बहुत सिंपल है, जैसा देश वैसा भेस। अगर आपका सेंटेंस वन से शुरू हो रहा है तो आपको पूरे सेंटेंस में वन के साथ कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है। लोग अक्सर गलती से आगे जाकर हिज या हर लगा देते हैं, वो गलत है। अगर वन से शुरू किया है तो आगे वंस ही आएगा। सो वन मस्ट नॉट बोस्ट ऑफ वंस ओन सक्सेस। वन के साथ हमेशा वंस, भूला मत। चलिए अब हम अपने मिशन के आखिरी 2 रूल्स पर आ गए हैं, 89 और 90। इनको समझने का सबसे बेस्ट तरीका है इनको आमने सामने रखकर कंपेयर करना। अगली स्लाइड आपके लिए एक परफेक्ट चीट शीट है जो 2 लोगों और 2 से ज्यादा लोगों के बीच का सारा कंफ्यूजन हमेशा के लिए मिटा देगी। ओके, इस टेबल पर फोकस कीजिए। पहली लाइन देखिए, यह है रूल नंबर 89। लेफ्ट साइड है टीम 2, सिर्फ 2 चीजों या लोगों के लिए। राइट साइड है टीम मोर देन 2, 2 से ज्यादा के लिए। तो रूल कहता है जब 2 में से किसी एक की बात हो तो आइदर, 2 में से किसी की भी नहीं तो नीदर। लेकिन जैसे ही आप 2 से ज्यादा की बात करते हैं तो आइदर की जगह एनी और नीदर की जगह नन या नो वन आ जाता है। सिंपल। अब आइए टेबल की दूसरी लाइन पर। यह है रूल नंबर 90 और इसमें भी सेम लॉजिक है। जब कोई काम 2 लोगों के बीच में हो रहा है तो ईच अदर यूज करते हैं, जैसे राम एंड सीता लव ईच अदर। लेकिन जब वही काम 2 से ज्यादा लोगों के बीच हो तो वन अनदर यूज करना पड़ेगा, जैसे ऑल द 5 ब्रदर्स लव वन अनदर। तो फंडा क्लियर है, 2 के लिए ईच अदर, 2 से ज्यादा के लिए वन अनदर। और इसके साथ हमने आज के 10 रूल्स की इन्वेस्टिगेशन पूरी कर ली है। हमने 10 बहुत जरूरी रूल्स को डिकोड कर लिया है। लेकिन क्लास खत्म करने से पहले एक सुपरफास्ट क्विक फायर रिवीजन जरूरी है, ताकि ये सारे रूल्स आपकी परमानेंट मेमोरी में सेव हो जाएं। तैयार हैं? चलिए। रूल 81, टुडे टुमारो से पहले कोई प्रपोजिशन नहीं। 82, होम जाते वक्त कोई प्रपोजिशन नहीं। 83, डिस्क्राइब डिस्कस के बाद सीधा ऑब्जेक्ट, नो रोक टोक। 84, रिप्लाई लिसन के बाद हमेशा टू लगेगा अगर पर्सन है।
85 इज एम वॉज वर के बाद सब्जेक्ट केस। 86 वर्ब या प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट केस। 87 हिमसेल्फ अकेले सब्जेक्ट नहीं बन सकता। 89 वन का साथी हमेशा वंस। 89 दो के लिए ईदर नाइदर, ज्यादा के लिए एनी या नन, और 90 दो के लिए ईच अदर, ज्यादा के लिए वन अनदर। फैंटास्टिक। तो अब आपके पास वो सारे हथियार आ चुके हैं जिससे आप इंग्लिश के इन 10 कॉमन ट्रैप्स को पहचानकर उन्हें खत्म कर सकते हैं। नॉलेज आपको मिल गई है, पर असली मास्टरी वो तो प्रैक्टिस से ही आएगी। अब आपकी बारी है ये दिखाने की कि आपने क्या सीखा। तो आपका आज का होमवर्क ये है, रूल 83 याद है ना, ट्रांजिटिव वर्ब्स वाला? मैंने वहां एक वर्ड बताया था, रिजेंबल। आपका काम है इस रिजेंबल वर्ड को यूज करके एक बिल्कुल सही सेंटेंस बनाना जिसमें इसके बाद कोई प्रेपोजिशन ना हो। अपना सेंटेंस नीचे कमेंट्स में लिखिए, मैं आप सबके आंसर्स का वेट करूंगा। सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, और मैं आपसे मिलूंगा हमारे मिशन के अगले पड़ाव पर। जय हिंद। हेलो एवरीवन, और स्वागत है आपका हमारी 100 गोल्डन इंग्लिश रूल्स सीरीज में। आज हम प्रोनाउंस के आखिरी 10 यानी रूल नंबर 91 से 100 तक सबसे इंपॉर्टेंट और थोड़े ट्रिकी रूल्स को मास्टर करने वाले हैं। ये वो रूल्स हैं जो एसएससी एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं, तो चलिए इनको एकदम क्लियर कर लेते हैं। ओके, तो ये है हमारा आज का रोड मैप। देखिए, हम इन 10 रूल्स को आराम से लॉजिकली ग्रुप्ड सेक्शंस में ब्रेक करके समझेंगे ताकि आपको हर एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए। पहले अग्रीमेंट, फिर ऑर्डर और लास्ट में कुछ स्पेशल केसेस, तो बिल्कुल फोकस्ड रहिए। चलिए शुरू करते हैं सबसे फाउंडेशनल पार्ट से, प्रोनाउन अग्रीमेंट। इसको आप ग्रामर की नींव समझ लीजिए। यहाँ पर स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा और सबसे सिली मिस्टेक्स करते हैं क्योंकि वो सेंटेंस का असली सब्जेक्ट ही नहीं पहचान पाते। चलिए इस गलती को हमेशा के लिए ठीक करते हैं। तो रूल नंबर 91 कहता है कि जब भी एक जेरन से पहले कोई प्रोनाउन हो तो वो हमेशा पोजेसिव केस में होना चाहिए। अब आप सोचेंगे ये जेरन क्या है? बहुत सिंपल है। जब एक वर्ब में आईएनजी लग जाता है और वो सेंटेंस में नाउन की तरह काम करता है, जैसे स्विमिंग इज फन, तो वो जेरंड है। रूल कहता है कि इनके पहले माय, हिज, हर, देयर आएगा, ना कि मी, हिम या देम। अब देखिए इस रूल के पीछे का लॉजिक क्या है। जब आप कहते हैं प्लीज एक्सक्यूज माई बीइंग लेट, तो आप सामने वाले से खुद को माफ करने के लिए नहीं कह रहे, आप उससे अपने देर से आने के एक्शन को माफ करने के लिए कह रहे हैं। वो एक्शन आपका है, इसलिए वहां पोजेशन दिखाना जरूरी है, माई बीइंग लेट। ये एग्जाम में स्पॉट द एरर का एक फेवरेट क्वेश्चन है, इसलिए एक्शन को पहचानो। ये एक बहुत ही क्रूशल रूल है। ये जो एंटीसीडेंट वर्ड है ना, इसका सिंपल सा मतलब है वो नाउन जिसके लिए प्रोनाउन यूज हो रहा है। रूल सीधा सा है, जैसा नाउन वैसा प्रोनाउन। अगर नाउन सिंगुलर है तो प्रोनाउन भी सिंगुलर होगा, और अगर प्लूरल है तो प्रोनाउन भी प्लूरल। और ये देखिए एक बहुत कॉमन ट्रैप है, स्टूडेंट्स बॉयज वर्ड देखते हैं और फॉरन प्लूरल प्रोनाउन देयर लगा देते हैं, पर वो गलत है। यहाँ असली सब्जेक्ट बॉयज नहीं है, असली सब्जेक्ट है ईच। वर्ड्स जैसे ईच, एवरी, ईदर, नाइदर हमेशा सिंगुलर होते हैं। ईच ऑफ दीज बॉयज का मतलब है हर एक लड़का इंडिविजुअली, इसलिए हम प्लूरल देयर की जगह सिंगुलर प्रोनाउन हिज यूज करेंगे। सो द की इज ईच को देखो, बॉयज को नहीं। ये रूल काफी सिंपल और लॉजिकल है। इसको बेसिक मैथ्स की तरह सोचो। 1 + 1 = 2। जब दो अलग अलग सिंगुलर नाउन्स जैसे दो अलग लोग एंड से जुड़ते हैं तो वो एक प्लूरल सब्जेक्ट बन जाते हैं, और क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल है तो उनके लिए जो प्रोनाउन यूज होगा वो भी प्लूरल ही होगा। यहाँ ये बिल्कुल साफ दिख रहा है, राजू और रवि दो अलग अलग लोग हैं, इसलिए हम हिज होमवर्क नहीं कह सकते क्योंकि होमवर्क दोनों का है। करेक्ट यूसेज है देयर होमवर्क। सिंपल सा प्रिंसिपल है, दो अलग सब्जेक्ट्स जब एंड से जुड़ें तो प्रोनाउन प्लूरल आएगा। चलिए अब पिछले रूल का एक ट्रिकी वेरिएशन देखते हैं। यहाँ भी दो नाउन एंड से जुड़े हैं, लेकिन एक ट्विस्ट है। अगर दोनों नाउन या टाइटल एक ही इंसान के लिए हैं तो एंटिटी को सिंगुलर माना जाता है। तो इसको पहचाने कैसे? ट्रिक है आर्टिकल को देखना, यानी थ या ए। अगर आर्टिकल सिर्फ पहले नाउन के पहले लगा है, इसका मतलब दोनों टाइटल एक ही इंसान के हैं। इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए। आर्टिकल द सिर्फ कलेक्टर से पहले है, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से पहले नहीं। ये हमें बताता है कि जो कलेक्टर है वही डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट भी है, एक ही इंसान है, इसलिए प्रोनाउन भी सिंगुलर होगा, हिज ड्यूटी। अगर सेंटेंस होता द कलेक्टर एंड द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट तो वो दो अलग लोग होते
और तब हम देयर यूज करते। तो हमेशा उस सिंगल आर्टिकल पर नजर रखें। वर्ड्स जैसे और, नॉर, ईदर और, नीदर नॉर चॉइस की बात करते हैं। ये चीज़ों को जोड़ते नहीं हैं, बल्कि ऑप्शंस में से एक को सिलेक्ट करते हैं। जब आप कहते हो ईदर राम और श्याम, तो आपका मतलब है दोनों में से कोई एक, ना कि दोनों। क्योंकि हम एक बार में सिर्फ एक ही की बात कर रहे हैं, इसलिए इनके बाद आने वाला वर्ब और प्रोनाउन दोनों सिंगुलर रहते हैं। यहाँ सेंटेंस कह रहा है न रवि ने होमवर्क किया है न राजू ने। हम हर इंसान को इंडिविजुअली कंसिडर कर रहे हैं, इसलिए सिंगुलर वर्ब हैज और सिंगुलर प्रोनाउन हिज बिल्कुल करेक्ट है। एग्जाम में इस रूल से बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। वो आपको और या नॉर देकर कंफ्यूज करेंगे, लेकिन आपको याद रखना है कि ये चॉइस मेकर्स हैं, ग्रुप मेकर्स नहीं। ऑलराइट, चलिए अब एक ऐसे रूल पर चलते हैं जिसमें ग्रामर से ज्यादा मैनर्स काम आते हैं। जब एक ही सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस आ जाएं, तो उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए? इसके लिए 2 सिंपल न्यूमेरिकल रूल्स हैं जो आपको याद रखने हैं। रूल कहता है कि जब आप एक जनरल या पॉजिटिव बात कर रहे हैं, तो आपको हमेशा पोलाइट रहना है। अच्छे मैनर्स कहते हैं कि आप पहले उस इंसान को क्रेडिट दें जिससे आप बात कर रहे हैं, फिर किसी तीसरे इंसान को और सबसे आखिर में खुद को। इससे ऑर्डर बनता है सेकंड पर्सन यू, फिर थर्ड पर्सन ही शी और आखिर में फर्स्ट पर्सन आई। इसको याद रखने का सबसे आसान तरीका है नंबर 2, 3, 1। देखा आपने फर्क? आई, यू एंड ही बोलने में थोड़ा सा एरोगेंट लगता है, जैसे आप खुद को सबसे आगे रख रहे हैं। सही और पोलाइट ऑर्डर है यू, ही एंड आई। बस नंबर याद कर लीजिए 2, 3, 1 पॉजिटिव सिचुएशंस के लिए। एक इंटरेस्टिंग बात, जब आप कोई गलती मान रहे होते हैं तो ऑर्डर उल्टा हो जाता है 1, 2, 3, जैसे कि आई, यू एंड ही आर गिल्टी, लेकिन पॉजिटिव काम के लिए हमेशा 2, 3, 1। लेकिन ये ऑर्डर तब बदल जाता है जब सारे प्रोनाउंस प्लूरल हों। उस केस में हम 1, 2, 3 का ऑर्डर यूज करते हैं। हम शुरू करते हैं फर्स्ट पर्सन प्लूरल वी से, फिर सेकंड पर्सन प्लूरल यू और आखिरी में थर्ड पर्सन प्लूरल दे। इसके पीछे का लॉजिक ये है कि जब हम ग्रुप्स की बात करते हैं तो हम अपने ग्रुप या टीम को यानी वी को पहले रिप्रेजेंट करते हैं। इस एग्जाम्पल में क्योंकि सारे प्रोनाउंस प्लूरल हैं, करेक्ट सेंटेंस है वी, यू एंड दे मस्ट वर्क टुगेदर। तो रूल बहुत सिंपल हो गया याद रखने के लिए। सिंगुलर प्रोनाउंस के लिए 2, 3, 1 और प्लूरल प्रोनाउंस के लिए 1, 2, 3। बस इतना ही आपको एग्जाम में इसे आराम से सही करने के लिए जानना है। ओके, चलिए अब हम अपने आखिरी सेक्शन में चलते हैं। ये कुछ ऐसे स्पेशल केसेस हैं जिनमें अक्सर कंफ्यूजन होता है, लेकिन अगर आपने इनको मास्टर कर लिया तो आपको एक रियल एज मिलेगी। इनको आप टाई ब्रेकर्स समझ सकते हैं। चलिए अब हु वर्सेस हुम के क्लासिक कंफ्यूजन को सॉल्व करते हैं। एक सिंपल सी टिप है, उस क्लॉज में वर्ब को ढूंढिए और उससे सवाल पूछिए। अगर आंसर ही, शी या दे जैसा सब्जेक्टिव प्रोनाउन हो सकता है तो हु यूज कीजिए, और अगर आंसर हिम, हर या देम जैसा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हो सकता है तो हुम यूज कीजिए। सिंपल। रूल नंबर 99 एक स्पेसिफिक रूल है। ये कहता है कि कुछ खास शब्दों के बाद आपको हमेशा रिलेटिव प्रोनाउन दैट का इस्तेमाल करना है, हु या विच का नहीं। ये ट्रिगर वर्ड्स हैं सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स जैसे बेस्ट या टॉलेस्ट, और वर्ड्स जैसे ऑल, ओनली, नन और द सेम। इसलिए वो मशहूर कहावत ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड है, ना कि ऑल विच ग्लिटर्स। ये एक फिक्स्ड रूल है जिसे आपको बस याद करना है। और हमारा आखिरी रूल, रूल नंबर 100, वर्ब लेट के बाद हमेशा प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस ही आएगा। इसका मतलब है कि आप मी, अस, हिम, हर या them यूज करेंगे और कभी भी सब्जेक्टिव केस जैसे I, we या he नहीं। हम let I go नहीं बोलते, हम बोलते हैं let me go। बिल्कुल वैसे ही let he go गलत है, सही फॉर्म है let him go। सिंपल और कंसिस्टेंट रूल है। तो हमने कर लिया, हमने सारे 10 रूल्स कवर कर लिए हैं। चलिए अब एक क्विक रैपिड फायर रिवीजन करते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे आप एग्जाम से पहले करते हैं। स्क्रीन पर ध्यान दीजिए और इन की आइडियाज को मेरे साथ रिपीट करने की कोशिश कीजिए। यह स्लाइड हमारे सारे की टेकअवेज को समराइज करती है। एक बार और इनको गो थ्रू करते हैं। जेरेंड से पहले पोजेसिव, ईच के साथ सिंगुलर प्रोनाउन, 2 नाउन एंड के साथ प्लूरल प्रोनाउन, लेकिन एक इंसान 2 टाइटल के साथ सिंगुलर प्रोनाउन, और ऑन नॉर हमेशा सिंगुलर। सिंगुलर प्रोनाउंस का ऑर्डर है 2, 3, 1, प्लूरल का 1, 2, 3। हु सब्जेक्ट के लिए, हुम ऑब्जेक्ट के लिए, ऑल जैसे शब्दों के बाद दैट और लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस। चलिए इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपके फाइनल रिवीजन के लिए एकदम परफेक्ट है।
तो ये थे प्रोनाउंस के 10 गोल्डन रूल्स। अब आपकी बारी। मैंने आपको रूल नंबर 91 सबसे पहले सिखाया था। उसी रूल को अप्लाई करके इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए जो आपकी स्क्रीन पर है। अपना आंसर कमेंट्स में लिखिए और साथ में रूल नंबर भी मेंशन करिएगा ताकि मुझे पता चले कि आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया है। कीप लर्निंग।